रानी, अब समय है आज के सबसे बड़े पद की घोषणा करने का। पेशवा की घोषणा। पेशवा मात्र एक ऐसा व्यक्ति ही बन सकता है जिसकी निष्ठा पर ना किसी को संदेह हो, ना ही उसकी योग्यता पर। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हमारे पेशवा होंगे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। महाराज, हमने तो पापा जी के नाम का प्रस्ताव रखा था। बरोबर, पर हमें यह पूर्ण विश्वास है कि पेशवा के पद के लिए आपसे अधिक योग्य और कोई व्यक्ति नहीं। आपके मंत्री परिषद के संभावित नामों की सूची पढ़ने के पहले ही हमने यह तय कर लिया था कि हमारे पेशवा आप ही होंगे। किसी भी पद के आगे आपका नाम ना देखने के बाद हमें यह विश्वास हो गया कि हमारा निर्णय गलत नहीं, सही था। हमें आप जैसे ही व्यक्ति की तलाश थी बालाजी, जिसके मन में पद का मोह नहीं, देश सेवा की भावना हो, जो आप में है। महाराज, आपने हम पर विश्वास दिखाया है और हम आपके विश्वास का मान रखेंगे। मराठी साम्राज्य के नए पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट कल शपथ ग्रहण करेंगे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय। 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 बाबा, काश यहाँ चिमना आए और फेव भी होते। इस पल में मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हमें भी। ये तो अंगूठी के निशान है। इसका मतलब चंद्रसेन ने धनाजी को मारा है। बाजी, हमें भी अपने पिता को शुभकामनाएं देने का अवसर प्रदान करो।
पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट को सेनापति चंद्रसेन की शुभकामनाएं। चिमना, क्या हुआ? घर में कोई शत्रु घुसा है क्या? कोई शत्रु नहीं, अच्छी सूचना आई है। क्या बाजी को भी प्रेम हो गया? बाजी भी प्रेमी बन गया काकू? नहीं रे बेड़ा, मग तुम दोनों के बाबा पेशवा बन गए। शाहू जी ने राज के निमंत्रण भेजा है। आई? हाँ, पेशवा क्या होता है? पेशवा राज्य का सबसे प्रमुख पद होता है। पेशवा वो होता है जो राजा को सही मार्ग दिखाता है, और पेशवा का परिवार म्हणजे आपण राज्य को। कर लो। पेशवा के परिवार को समाज के सामने आदर्श स्थापित करने होते हैं। उनका व्यवहार, उनका आचरण सही तरह से आदर्श होना चाहिए। ओहो, इतनी सी आयु में देश के सामने आदर्श की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। हो, और पेशवा की पत्नी म्हणजे मला, म्हणजे पेशवीनबाई को कई सारे सामाजिक दायित्व भी निभाने पड़ते हैं। मेरे मित्र के बाबा पेशवा बन गए। बालाजी काका पेशवा बन गए। एक ना एक दिन बाजी भी पेशवा बन जाएगी। बालाजी काका पेशवा। चिमना भीऊ, चला, हमें सातारा जाने की तैयारी करनी है। चलो। पर आई, वैद्य जी ने तो तुझको आराम करने को कहा है। तुझे आराम करने की आवश्यकता है। अभी तेरे बाबा को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। चला। ये बात तो बाबा को बतानी ही पड़ेगी। हमने आप ही का नाम प्रस्तावित किया था पापा। आपने जो किया वो हमने देख भी लिया और समझ भी लिया। आपने हमारे नाम का तीर तो अवश्य चलाया, परंतु लक्ष्य नहीं साधा। आपने मात्र हमारे नाम का प्रस्ताव शाहू जी के समक्ष रखा, उन्हें मनाया नहीं, क्योंकि आप भली भांति जानते थे कि शाहू जी आपको ही पेशवा बनाएंगे। हाँ, तभी तो आप इतना बड़ा पद हमें देने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए, क्योंकि आपको तो पद देने का वचन देना था, पद नहीं। पापा जी, आप इसे अन्यथा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। बालाजी इतने भोले मत बनिए। आप जैसे कूटनीतिज्ञ को यह शोभा नहीं देता। शाहू जी राजनीति में कच्चे हैं, आप जैसे चतुर खिलाड़ी की चालों को नहीं समझ पाएंगे, परंतु हम राजनीति में कच्चे नहीं हैं बालाजी। आप सोच रहे थे कि पेशवाई न मिलने से रुष्ट होकर हम ये दरबार छोड़कर चले जाएंगे, परंतु ऐसा होगा नहीं बालाजी। स्मरण रहे बालाजी, पेशवा बनना अलग बात है और पेशवा बने रहना एक अलग बात। चेतावनी के लिए धन्यवाद पापा जी। एक अच्छे प्रशासक को सजग रहने के लिए आप जैसे विपक्षी की ही आवश्यकता होती है।
विरोध ही हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। इसीलिए हम अपने विरोधियों का बहुत सम्मान करते हैं। बाजी, मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। अभी नहीं मल्हार, मुझे बाबा से बात करनी है। बाजी, ये चंद्रसेन के विषय में। जब मैंने चंद्रसेन को शाहू महाराज के विरुद्ध सेना को भड़काते हुए देखा, मेरा खून खौल गया था। और मला हे कळलं होतं कि यदि मैंने उसका विरोध किया तो वो कुछ ना कुछ करके मुझे अपने मार्ग से हटा अवश्य देगा। मैं ये बात शाहू महाराज तक पहुंचाना चाहता था, पर चंद्रसेन के खास सैनिक हर जगह फैले हुए हैं और कड़ा पहरा दे रहे। ऐसे में उन्हें चकमा देकर शाहू महाराज या बालाजी तक ये बात पहुंचा पाना सरल नहीं है बाजी। मैं ये बात तुम तक भी बहुत मुश्किल से पहुंचा पाया हूं। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए चंद्रसेन जी इस हद तक गिर सकते हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। सेनापति बनने के लिए उन्होंने स्वयं अपने पिता की हत्या कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो बाजी? हाँ मल्हार, अब तक तो मुझे मात्र संदेह था, पर अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि चंद्रसेन ने ही धनाजी काका की हत्या की है। मुझे ये बात बाबा को बतानी होगी। इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है बाजी? मैंने बताया ना कि चंद्रसेन जी की उंगली में इसी अंगूठी के निशान है, और यह अंगूठी मुझे धनाजी के हाथ में मिली थी। और तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम्हें ये अंगूठी धनाजी के हाथ में ही मिली, या ये अंगूठी चंद्रसेन ने स्वयं अपने बाबा को नहीं दी? तुम कहना क्या चाहते हो? बाजी, मैं ये कहना चाहता हूं कि चंद्रसेन बहुत शातिर खिलाड़ी है, और वो एक बार पहले भी तुम्हें शाहू महाराज की दृष्टि में गलत सिद्ध करके नजरबंद करवा चुका है। और अब चंद्रसेन सेनापति बनने वाला है। यदि अब तुम गलत सिद्ध हुए बाजी, तो पता नहीं वो क्या करेगा। तो मैं क्या करूं मल्हार? डर के मारे शांत रहूं? शाहू महाराज के ऊपर खतरा रहने दूं? नहीं बाजी, किंतु तुम जो भी करोगे अत्यंत सावधानी के साथ करोगे, क्योंकि यदि चंद्रसेन को भनक भी लग गई कि तुम उसका रहस्य जानते हो, तो वो तुम्हें समाप्त करने में एक क्षण का समय भी नहीं लगाएगा। तुम्हें चंद्रसेन का सत्य सबके समक्ष लाना है बाजी, और ऐसे लाना है कि तुम्हारी बातों का चंद्रसेन के पास कोई उत्तर ना हो। अब मुझे जो कुछ भी करना है, चंद्रसेन के सेनापति पद की शपथ ग्रहण करने के पहले करना है।
ये बाबा, अब आप पेशवा बन गए हो, तो क्या आप इससे भी बड़ी पगड़ी पहनोगे? पर बाबा, शपथ के लिए समारोह का आयोजन क्यों? मैं तो ऐसे ही शपथ ले लेती हूँ। हे भगा, आई शपथ। तुम दोनों मेरे साथ आओ, चलो। आओ। कैसे हैं आप? धनाजी हमारे पिता समान थे। उनका यूं अचानक। जानते हैं सरकार, अब अपना शेष जीवन ऐसे ही अधूरेपन में गुजारना होगा। कैसे गुजारेंगे हम नहीं जानते। शाहू जी हमारे कंधों पर बहुत बड़ा भार डाल रहे हैं। नहीं माहित कि हम उसे उठा भी पाएंगे या नहीं। इतने बड़े पद को संभालने का अनुभव नहीं है। यदि असफल हो गए तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात आप अपने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? कारण मेरा आप पर स्वयं से भी अधिक विश्वास है, और मैं जानती हूं आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। सबका नहीं तोड़ी। वरयात, विश्वास नहीं होता कि अब हमें ऐसी साधारण कुल की महिलाओं के साथ बैठना पड़ेगा। अरे तुम्ही कशाला? आप तो पेशविन बाई बनने वाली है। हमें आपको नमस्कार करना चाहिए। कहा म्हणजे? आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं। बड़े लोग छोटों को नमस्कार नहीं करते, बरोबर? शिवबाई साहब, हम में से हर एक में ईश्वर का अंश होता है, और जो नमस्कार करता है वो उस ईश्वर के सामने झुकता है, और ईश्वर के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, हो ना? नमस्कार। नमस्कार। बसा। काशी, चल बस इकडे बस. प्रणाम कृष्णा भट्ट जी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे नए पेशवा, हमारे नए सेनापति यानी संपूर्ण मंत्री परिषद की शपथ ग्रहण करवाएं। पहले हमारे पेशवा
बालाजी विश्वनाथ भट्ट शपथ ग्रहण करेंगे। और अब हमारे सेनापति स्वर्गीय वीर धनाजी जाधव के पुत्र चंद्रसेन जी शपथ ग्रहण करेंगे। थांबा! चंद्रसेन जी ये शपथ नहीं ले सकते। महाराज, इन्होंने अपने पिता की हत्या की है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे नए पेशवा, हमारे नए सेनापति यानी संपूर्ण मंत्री परिषद की शपथ ग्रहण करवाएं। पहले हमारे पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट शपथ ग्रहण करेंगे। आजकल आपके सितारे बुलंद हैं बालाजी, इसीलिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं आप। सितारे तो स्वयं सूरज की पहली किरण के साथ विलुप्त हो जाते हैं, और जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं हो वो मनुष्य के जीवन की दिशा निर्धारित कैसे कर सकते हैं? व्यक्ति का भाग्य उसके सितारे नहीं, उसका संघर्ष तय करता है। बाजी ने सत्य कहा, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करे, जैसा बालाजी ने किया है। शपथ लीजिए कि आप पेशवा के रूप में आजीवन मातृभूमि की सेवा करेंगे। आपका हर निर्णय आपके व्यक्तिगत हानि लाभ से ऊपर उठकर देश के हानि लाभ के लिए होगा। हम बालाजी विश्वनाथ भट्ट ये शपथ लेते हैं कि अपनी अंतिम श्वास तक, अपने रक्त की अंतिम बूंद तक हम मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निभाएंगे। पेशवा के रूप में हमारे लिए देश पहले होगा, आणि परिवार बाद में। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट, हम आशा करते हैं कि आप अपने पद का मान रखेंगे।
भरे दरबार में चिल्ला रही है। अब अवश्य इसकी आई इसकी पिटाई करेगी। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा। पूरे पियो संभालो पूरे। आई, पेशवीन भाई अपनी बेटी को ऐसे उछल कूद करके कैसे दे सकते? काशी, हैसियत बदलने से आदतें नहीं बदलती हैं। पेशविन बाई के पद पर होने पर भी रहेंगी तो गांव वाली ही ना। इनके पेशवा बनने से सिर्फ यही खुश है और कोई नहीं। धन्यवाद शिवबाई साहब, मेरा और मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। सही कहा आपने, हम छोटे गांव से हैं, अचानक बड़े नगर में बड़ी राजसभा में पहुंच गए तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये चकाचौंध देखकर मेरे बच्चे अपनी असलियत ना भूल बैठे। धन्यवाद, आपने हमें हमारी जड़ें याद दिला दी। आपको पता है ना, आकाश को मात्र वही वृक्ष छूता है जो अपनी जड़ें कभी नहीं भूलता। धन्यवाद। यानी अब हमारे सेनापति स्वर्गीय वीर धनाजी जादव के पुत्र यानी हमारे सेनापति चंद्रसेन जी शपथ ग्रहण करेंगे। या महाराज, अपने बाबा की गद्दारी के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं चंद्रसेन, गद्दार और उसके परिवार के लिए क्षमा नहीं, मात्र दंड होता है मृत्युदंड। महाराज, आपके प्राण बच सकते हैं चंद्रसेन, पर एक शर्त पर। आपको शाहू जी के खेमे में जाकर उनका विश्वास जीतना होगा, फिर चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और एक बार उनका विश्वास जीत लिया तो वहां के पल पल की सूचना हम तक पहुंचानी होगी, ताकि रणनीति में हम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहे। हमें स्वीकार है महाराज। चंद्रसेन जी ये शपथ नहीं ले सकते। एक देशद्रोही अपने देश की रक्षा करने की शपथ नहीं ले सकता। महाराज, चंद्रसेन जी मात्र देशद्रोही नहीं, एक हत्यारे भी हैं। इन्होंने अपने पिता की हत्या की है। तेरा इतना साहस! चंद्रसेन जी, तलवार नीचे कीजिए। अब हमारी ये तलवार इस बालक की गर्दन काटने के बाद ही नीचे होगी महाराज। संसार में ऐसी कोई तलवार नहीं है जो बालाजी विश्वनाथ भट्ट के समक्ष उसके पुत्र की गर्दन उतार सके। हमने सदैव आपके पुत्र के आरोपों को क्षमा किया है बालाजी। आज इसने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं।
हम अपने पुत्र को जानते हैं चंद्रसेन। वो धनाजी के बारे में ऐसे ही इतनी बड़ी बात नहीं कहेगा। बालाजी, ये आपके घर का आंगन नहीं है, ये शाहू जी का दरबार है। यहां आप पिता नहीं, पेशवा हैं। ये आपका पुत्र सत्य कह रहा है या असत्य, इसका निर्णय शाहू जी करेंगे। बाजी, चंद्रसेन जी पर इतना संगीन आरोप लगाने का कारण क्या तुम्हें याद नहीं? वैद्य जी ने स्वयं कहा था कि धनाजी की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हुई है। यही तो इनका सबसे बड़ा छल है महाराज। इन्होंने हत्या की और हत्या को हादसे का रूप दे दिया। झूठ! महाराज, हम अपने सैनिकों के साथ छावनी में थे और आप चाहें तो यह बात किसी से भी पूछ सकते हैं। महाराज, कोई भी सैनिक अपने सेनापति के विरुद्ध गवाही कैसे दे सकता है? ये सारे सैनिक चंद्रसेन जी के डर के कारण झूठ बोल रहे हैं। इस सारे विश्व में बालाजी और उनके पुत्र के अतिरिक्त और कोई सच्चा नहीं है। महाराज, बाबा मात्र हमारे पिता ही नहीं थे महाराज, वो हमारे गुरु थे, हमारे सब कुछ थे। और एक पुत्र होने के नाते हम अपने बाबा की हत्या कैसे कर सकते हैं, बताइए। जो युद्ध में अपने परम मित्र को ढाल की तरह प्रयोग करके उसे प्यासा मरने के लिए छोड़ सकता है, तो सेनापति बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। और आपने स्वयं अपने सैनिकों से कहा था कि आप धनाजी के शाहू जी महाराज का समर्थन करने के निर्णय से सहमत नहीं हैं। महाराज, ये बालक मात्र कहानियां बना रहा है, इसके पास हमारे विरुद्ध कोई प्रमाण ही नहीं है। हमें तो लगता है कि बालाजी चाहते ही नहीं है कि हम सेनापति बने, और इसी कारण ये पिता और पुत्र मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यदि हम आपके विरुद्ध होते चंद्रसेन तो तर्क करते, षड्यंत्र नहीं। यही तो आपकी विशेषता है बालाजी, आप कूटनीतिज्ञ हैं। बिना हो हल्ला किए गहरी से गहरी बात कह जाते हैं। बाजी, तुम्हारे पास चंद्रसेन जी के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण है या नहीं? महाराज, आप इनसे पूछिए कि इनके हाथ की अंगूठी कहाँ है। महाराज, वो अंगूठी पुरानी थी। हमें लगता है कि उस दिन हत्यारे का पीछा करते हुए हमारी उंगली से वो अंगूठी निकलकर कहीं गिर गई थी। लेकिन मैंने वो अंगूठी उसके बाद भी आपकी उंगली में देखी थी। याद कीजिए चंद्रसेन जी, वो अंगूठी कहाँ खोई थी? हमें याद नहीं है। उस अंगूठी का तुम्हारे आरोप से क्या संबंध है बाजी? संबंध है महाराज, क्योंकि चंद्रसेन जी ने अपने पिता धनाजी की हत्या उसी अंगूठी का हीरा चटाकर की थी। यह असंभव है। आप सब जानते हैं कि हमारे पिता की मृत्यु हृदयघात से हुई थी। नहीं महाराज, धनाजी की हत्या उस अंगूठी का हीरा चाट कर हुई थी, और ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मैंने महल में किसी साये को देखा था और उसका पीछा करते हुए मैं धनाजी के कक्ष तक पहुंचा, और वहां खिड़की से मैंने देखा कि कोई धनाजी को अंगूठी का हीरा चाटने पर मजबूर कर रहा था।
वहाँ अंधेरा था, इसीलिए मैं व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाया, पर मैंने वो अंगूठी देख ली थी और अब वो अंगूठी चंद्रसेन जी के हाथ से गायब है। और इसका सीधा अर्थ है कि धना जी को इन्होंने हीरा चटाया था। बाजी तुम असत्य कह रहे हो। तुम उस खिड़की के अंदर झांक ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं झांक सकता था? क्योंकि उस कक्ष की खिड़कियां बंद थी। आपको कैसे पता चंद्रसेन कि कक्ष की खिड़कियां बंद थीं, जबकि आप यहां थे ही नहीं? बाजी सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। महाराज। धाना जी, धाना जी, धाना जी, इस बात के साक्षी हम स्वयं हैं। बाजी सत्य कह रहा है। जब धाना जी की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद आप वहां पहुंचे तो कक्ष की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं। आपको कैसे पता कि धाना जी की मृत्यु के समय खिड़कियां बंद थीं? आपकी सिर्फ दो बातें सत्य हैं। ना तो धना जी की मृत्यु हीरा चाटने से हुई थी और ना ही मैंने उन्हें किसी को हीरा चटाते हुए देखा था। धना जी के हाथ में मिले इस अंगूठी ने आपका झूठ पकड़वा दिया। यदि ये अंगूठी कुछ दिनों पहले खोई होती तो आपकी उंगली से इस अंगूठी का निशान मिट गया होता। चंद्रसेन, आपने मात्र अपने पिता का ही नहीं, मराठी साम्राज्य के स्तंभ का अंत किया है। सैनिकों, चंद्रसेन को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। आगे मत बढ़ना बालाजी, भूलिए मत, हमारे साथ सेना है और यदि किसी ने भी हमें छूने का प्रयास किया ना तो इस राज्यसभा को रणभूमि बनने में क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। राज्यसभा में यदि इस समय निर्दोष बालक और महिलाएं नहीं होती तो धना जी के हत्यारे का सर उसका शरीर छोड़ चुका होता। कायर हो चंद्रसेन, तुम्हारी रगों में धना जी का मात्र रक्त है, न उनके आदर्श है, न भाव और न ही शक्ति। धना जी तुम्हारे लिए मात्र पिता थे, पर हमारे लिए हमारे गुरु थे। ऐसा गुरु जो भगवान से बड़ा होता है। छोड़ दीजिए बालाजी। एक सेना यदि एक पितृघाती को अपना सेनापति स्वीकार कर ले तो ऐसी सेना हमें नहीं चाहिए। हाथ में हथियार हो यानी मन में आदर्श ना हो तो सेना सेना नहीं, हथियारों की टोली बन जाती है। यानी हमें ऐसे हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं। चंद्रसेन,
हमारे सामने से हट जाइए। आणि फिर यदि आपने इस मिट्टी में अपने पांव रखे तो हम स्वयं आपका सर आपके धड़ से अलग कर देंगे। निकल जाइए। हम लौटेंगे राजे के साथ। उनका सिंहासन वापस लेने के लिए लौटेंगे। तुम दोनों शपथ लो, हमारे परिवार का यश, सम्मान और वैभव बनाए रखने के लिए जो मैं करने को कहूंगी तुम वही करोगे। अब हमसे हमारा सम्मान कोई नहीं छीन पाएगा। यदि हमारी पेशवाई छोड़ने में मातृभूमि की भलाई है तो हम पेशवाई छोड़ने के लिए प्रस्तुत हैं। बाजी, आज तुमने एक बार फिर हमारी और इस राज्य की रक्षा की है। ये तुम्हारी बुद्धि और कौशल ही है जिसके कारण आज हम चंद्रसेन का असली चेहरा देख पाए। काश ये काम मैं थोड़ा पहले कर पाता तो आज धनाजी काका हमारे बीच होते। फिर भी तुमने देश की बहुत बड़ी सेवा की बाजी। यदि चंद्रसेन राज्यसभा के स्थान पर ये गद्दारी रणभूमि में करता तो जो होता उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेशविन बाई के पद पर होने पर भी रहेंगी तो गांव वाली ही ना। बालाजी, ये आपके घर का आंगन नहीं है, ये शाहू जी का दरबार है। तो यही सोच रही है नाई कि यदि बाबा के पेशवा बनने के बाद भी हमें हमारा सम्मान वापस नहीं मिला तो फिर इस पद के मिलने या ना मिलने से क्या अंतर पड़ता है? दरबार में जिस तरह से तेरे भाऊ और बाबा पे सब लोग आरोप लगा रहे थे ना चिमना, उससे तो यही लगता है कि हम चाहे जो कुछ भी कर लें, इस दरबार, इस समाज के लिए हम बाहर वाले ही रहेंगे। कमल कीचड़ में उगकर भी कीचड़ से अलग होता है। पर ये कमल की कमी नहीं, कमल की विशेषता है पेशविन बाई साहिब। आपके पति और विशेषकर आपका बेटा सामान्य कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों से इतने अलग हैं कि लोगों के लिए उन्हें समझना भी कठिन है और स्वीकार करना भी। पर यह कार्य आप कर सकती हैं। मी? कैसे? सम्मान पाने के लिए सम्मान का अधिकारी होने से अधिक सम्मान का अधिकारी दिखाना आवश्यक है। सम्मान चाहिए तो रुतबा दिखाइए। पेशवा तो देश संभालने में व्यस्त रहेंगे, घर तो पेशविन बाई को ही संभालना होगा। और एक बात याद रखना, पुरुष कितना भी बड़ा राजनीतिज्ञ क्यों ना हो, उसके बनाए संबंध एक छोटे पौधे की तरह होते हैं। ये नारी ही है
जो अपनी सहज बुद्धि और सूझबूझ से उन संबंधों को एक विशाल वृक्ष बनाती है। मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बालाजी के पेशवा बनने के उपलक्ष्य में घर में पूजा करवानी चाहिए और सतारा के सम्मानित नागरिकों को बुलाकर दिखाना चाहिए कि आप लोग सामान्य गांव से हैं, पर सामान्य लोग नहीं हैं, विशेष हैं। क्यों? समझ लो। शुभम भवा। आज तक राजे और हमारा सैन्य बल लगभग बराबर था, इसीलिए राजे शांत बैठे हुए थे। पर अब वो आक्रमण करेंगे, अवश्य आक्रमण करेंगे बालाजी। जब राज्य के बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण निर्णय एक बालक के कहे जाने पर लिए जाएंगे, तो फिर और क्या आशा की जा सकती है महाराज? यदि आपने समय रहते धनाजी के नेतृत्व में अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ राजे पर आक्रमण किया होता तो स्थिति कुछ और होती है। बप्पा जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम अवसर की नहीं आदर्शों की राजनीति करते हैं। हम न कल अपने मराठियों का रक्त बहाने को तैयार थे और न ही आज हैं। और ये समय बीती बातों पर शोक मनाने का नहीं, आगे की नीति तैयार करने का है। अतीत की त्रुटियों को सही नहीं करेंगे महाराज तो भविष्य कैसे सही होगा? हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है महाराज, हम स्पष्ट बात करते हैं। हम आपके पास सर्वाधिक सरदार लेकर आए थे इस आशा से कि बालाजी पेशवा के पद के लिए हमारे नाम का प्रस्ताव रखेंगे, परंतु यह आशा पूरी नहीं हुई। इतने बड़े संकट में भी पप्पा जी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साध रहे हैं। ये राजनीति है बाजी। यहाँ चिता जलती है तो उस पर आंसू बहाने वाले कम और रोटी सेकने वाले ज्यादा होते हैं। और बात मात्र सरदारों के विश्वास की नहीं है। हमें लगता है कि यदि पेशवा का पद और शक्ति हमें दी जाती तो महाराज हम आपके लिए तारा रानी साहिब के समर्थकों को तोड़कर ला सकते हैं, एक सेना बना सकते हैं। हमने वर्षों राजनीति की है महाराज, सरदार हम पर विश्वास करते हैं, किसी और पर नहीं। इसलिए पेशवा उसको बनाया जाना चाहिए था जिसकी जड़ें राजनीति में गहरी हों। किसी बाहर के पौधे को लाकर इस भूमि में लगाएंगे ना, 2 दिन में वो सूख जाएगा। पप्पा जी को उत्तर मैं देता हूं। बाजी, धनाजी की मृत्यु का संकट ही इतना गहरा है, अब तुम जाकर एक और संकट मत खड़ा कर देना। युधिष्ठिर, हमने पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, हम शासन नहीं सेवा करना चाहते। यदि हमारी पेशवाई छोड़ने में मातृभूमि की भलाई है तो हम पेशवाई छोड़ने के लिए प्रस्तुत हैं। राजा का धर्म मात्र अपनी प्रजा और अपने साथियों के सामने आदर्श रखना ही नहीं, उन आदर्शों पर टिके रहना भी होता है। यदि कल को किसी राजनीतिक संकट के कारण हम अपने पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट पर अपना विश्वास खो देंगे तो भला हमारे सरदार हम पर विश्वास क्यों करेंगे?
हम क्षमा चाहते हैं बापा जी, पर हमारे पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट ही रहेंगे। बालाजी, ये पद औरों के लिए पुरस्कार होगा, पर आपके लिए ये एक दायित्व है। आणि फिर कभी आप अपने दायित्व को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। क्षमा महाराज। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम आपका मूल्य नहीं जानते बापा जी। यदि चंद्रसेन ने ऐसा राजनीतिक संकट पैदा ना किया होता तो हम कब का आपको अपना पंत प्रतिनिधि घोषित कर चुके होते। हमारा पंत प्रतिनिधि बनकर आप हमारा राज्य संभालेंगे, यानी बालाजी पेशवा बनकर विदेश नीति संचालित करेंगे, दूर दूर के राज्यों में जाएंगे। हम आशा करते हैं कि पंत प्रतिनिधि का पद मिलने पर आपके सरदारों का आप पर विश्वास, यानी उन पर आपका नियंत्रण दोनों बने रहेंगे। महाराज, इस अवसर के लिए हम आपके आभारी हैं। हम पंत प्रतिनिधि का पद स्वीकार करते हैं। बालाजी, हमें अपनी सुरक्षा के लिए एक योजना की आवश्यकता है। यदि हमारी सेना बनने से पूर्व राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया तो सब नष्ट हो जाएगा। खूब छान भी हो। ऐसी रंगोली बनाना कि देखने वाले को लगे आकाश से इंद्रधनुष टूट के सीधा यहाँ गिर गया है। और तेरी रंगोली देखने के लिए जो झुकेगा ना, उसका सर कभी घमंड से ऊपर ना हो पाए। कर लो। हो आई। चालू दे। दौलताबाद में हमने गनीमी कावा का प्रयोग करके मुगलों को हराया था, पर उस स्थान से वो मुगल परिचित ही नहीं थे। और तारा रानी साहब तो अपने महल का चप्पा चप्पा जानती है। यदि उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो फिर हम स्वयं की रक्षा कैसे करेंगे? दुष्ट चंद्रसेन वो सेना को लेकर चला भी गया और हम उसे धनाजी की हत्या का दंड देना तो दूर से रोक तक नहीं पाए। बाजी, बाजी कहाँ है? ये सब अधूरा है। लवकर लवकर हाथ सालवना रे। किसी भी अतिथि को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चल लवकर। चल बाजी। आई, आज के पहले भी तूने बहुत सारी पूजा की है, पर इससे अधिक परेशान मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। सांग, क्या चला? इससे पहले की पूजा सासवड़ की राधाबाई करवाती थी, अब सातारा की पेशविनबाई करवा रही है। सासवड़ की राधाबाई की पूजा में अगर कुछ कमी रह जाती थी तो चल जाता था, अब नहीं चलेगा। आज का आयोजन तय करेगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आई, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, इससे तुझे कब से फर्क पड़ने लगा? तारा रानी साहब के विरुद्ध जाकर बालाजी ने देशद्रोह किया है, जिसके दंड स्वरूप ये गांव बालाजी और उनके पूरे परिवार का बहिष्कार करता है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब लोग चंद्रसेन के हमले की आशंका से इतने डरे हुए हैं तो तू इतना बड़ा आयोजन क्यों कर रही है? तू और तेरे बाबा बस अपने देश की चिंता करो, मैं अपने परिवार की चिंता करूंगी। कर लो। मल्हार, हेगे चला।
चला। बाप्पा, मेरे परिवार पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। तुम दोनों के बाबा के पेशवा बनने के बाद मात्र उन पर ही नहीं, हम सब पर, हमारे परिवार पर भी एक दायित्व आया है। माइते, जब सूर्य चमकता है तो उसे ढकने की कोशिश बादल हमेशा करते हैं। वैसे ही तुम्हारे बाबा का यश और उनकी सफलता को ढकने का प्रयास, उसे ग्रहण लगाने का प्रयास लोग अवश्य करेंगे, पर हमें एक परिवार के रूप में सदैव तुम्हारे बाबा का साथ देना है। करला? तुम दोनों शपथ लो, हमारे परिवार का यश, सम्मान और वैभव बनाए रखने के लिए जो मैं करने को कहूंगी तुम वही करोगे। अब दोबारा हमारा घर और हमारा सम्मान हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। क्या शपथ? क्या? मैं श्रीमान चिन्नाजी साहेब ये शपथ लेता हूँ, जो मेरी आई कहेगी मैं वही करूँगा। मैं बाजी बल्लाड़ भट्ट ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में 3 आदेश कभी नहीं टालूंगा। आई का, बाबा का और अपनी अंतरात्मा का। मैं हमेशा ऐसा काम करूंगा जिससे मेरी आई, मेरे परिवार का सम्मान बढ़े, घटे नहीं। बस अपने 2 बेटों को गले लगाओगी काकू, तीसरे को नहीं। गोटिया, अरे हो काकू, आपकी बहू नम्रता। सौभाग्यवती भव। महादेव तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। कोटिया, तुझे शादी करने की इतनी जल्दबाजी थी कि मेरे सासवड़ आने की प्रतीक्षा भी नहीं कर सका। बाजी, मैंने ये शादी स्वराज की लड़ाई के लिए की है। अच्छा, वो क्या हुआ ना काकू, मुझे बाजी को स्वराज की लड़ाई में साथ देने की इतनी जल्दी थी कि मैं गांव में रुक ही नहीं सकता था और ना ही नम्रता को गांव में छोड़ सकता था। तो मैंने सोचा विवाह कर ही नम्रता को सातारा ले आ जाता हूँ, ताकि दोस्त और प्रेम में से किसी एक को चुनना ना पड़े। काकू, अब मैं आ गया हूँ, अब बाजी के साथ स्वराज के लिए काम करूंगा। बरा। विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूँ। तू तो बड़ा चतुर निकला रे गोटिया। अब ऐसा लग रहा है जैसे परिवार पूरा हो गया।
ये ग कल तक जो लोग हमारे सामने खड़े होने योग्य नहीं थे, आज वो हमसे आगे निकल गए। कितनी सुंदर रंगोली है, जैसे इंद्रधनुष टूटकर धरती पर गिर गया हो। अति उत्तम भोजन, आत्मा तृप्त हो गई। बालाजी, आपने इस कूटनीति से शाहू जी को तो अपने पक्ष में कर लिया, परंतु क्या इसी नीति से आप सेना भी खड़ी कर पाएंगे? उचित कहा आपने बापा जी। और यदि राजकोष को खाली करके सेना ले भी आए तो बिना धन के उसे कैसे रोक सकेंगे? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। पर हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। तुम पेशवा के पुत्र हो तो किसी से कुछ भी कहोगे। हम चाहते हैं कि आपके और बालाजी के बीच राजनीतिक संबंध अब पारिवारिक हो जाएं। इसीलिए हम प्रस्ताव रख रहे हैं, काशीबाई का विवाह बालाजी के पुत्र बाजी से हो। बालाजी, आपने इस कूटनीति से शाहू जी को तो अपने पक्ष में कर लिया, परंतु क्या इसी नीति से आप सेना भी खड़ी कर पाएंगे? उचित कहा आपने बापा जी। और यदि राजकोष को खाली करके सेना ले भी आए तो बिना धन के उसे कैसे रोक सकेंगे? क्षमा कीजिए, हम अभी उपस्थित होते हैं। हद हो गई, बीच मंत्रणा के बुला लिया। ऐसा नहीं कैसा? माझे बरोबर चला। आओ पण मैंने कहा ना मेरे साथ चलिए। जो सेना मात्र धन के लिए युद्ध करे, हमें वो सेना नहीं चाहिए। ये मिट्टी हमारी माँ है, यानी माँ की रक्षा किराए के सिपाही नहीं उसके बेटे करते हैं। इस मिट्टी ने वीरों को जन्म देना भी बंद नहीं किया। हम उन वीरों को ढूंढेंगे जो मातृभूमि के लिए मिटने को तैयार हो, धन के लिए नहीं। वैसे ये
तथाकथित वीर आपके बेटे जैसे ही होंगे या उससे भी गए गुजरे? एक बात बताइए बालाजी, राज्य और तारा रानी साहिब की सेना को आप इन बालकों की सेना के साथ पराजित कर पाएंगे? बालाजी, पीतल पर सोने का पानी चढ़ाने से पीतल सोने जैसा दिखता अवश्य है, पर होता नहीं। पेशवाई मिलने पर आप और आपकी पत्नी सातारा के प्रथम परिवार बन अवश्य गए हैं, पर है नहीं। आपकी एक भी चूक, एक भी नाकामी आपके ऊपर से सोने का पानी उतार देगी। ऐसे ही धन लुटाते रहे, दान करते रहे तो दान देने की नहीं, दान लेने की स्थिति आ जाएगी हम पर। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि इस बार अपने घाटे का सौदा किया? इस समय यहाँ आक्रमण हो जाता है तो बिना सेना की हमारी रक्षा कैसे होगी? जब तक शाहू जी महाराज के पास धनाजी जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ थे तब तक ठीक था, लेकिन अब वो नहीं रहे। अरे बालाजी, वो तो उनकी परछाई मात्र भी नहीं है। आहो, हमारे रानी साहब के साथ बहुत पुराने और अच्छे व्यक्तिगत संबंध रह चुके हैं और उन संबंधों का प्रयोग कर हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। और यदि आपने निर्णय लेने में समय लगाया तो जिस प्रकार आपके हाथों से धन जा रहा है उसी प्रकार ये अवसर भी चला जाएगा। बाजी, बाजी, क्या कर रहा है तू? उठ। बाजी, क्या कर बाजी, बाजी उठ। काय करतो से? काय है? गुस्से में आकर मैंने ये नारियल तोड़ दिए, पर मैं तो बालक हूँ, अनुभवी हूँ। पर आप सब तो मुझसे बड़े हैं ना, सयाने हैं, बुद्धिमान है, अनुभवी है। पर क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये नारियल को वापस जोड़कर पहले जैसा बना दे? संकट के समय किसी का मनोबल, किसी का उत्साह तोड़ देना इस नारियल तोड़ देने जितना ही सरल है। बाजी चुप हो जा। ताना मारने के लिए मन में साहस नहीं, बस मुंह में जुबान और मन में घृणा चाहिए। पर संकट में किसी का साथ देने के लिए, संकट को पराजित करने के लिए मन में साहस, दृढ़ता और बुद्धि तीनों चाहिए। यदि संकट में समाधान देने की जगह आप सब मात्र आलोचना ही करते रहेंगे तो आप में और चंद्रसेन में क्या अंतर रह जाएगा? बाजी बस। चंद्रसेन ने सेना तोड़ दी आणि तुम्ही मनोबल तोड़लं। ये पूजा यहाँ के समाज में अपना स्थान बनाने के लिए रखी थी, पर अब इस पूजा का कोई अर्थ नहीं रह गया। मेरे बाबा के नेतृत्व में 40 सामान्य मराठों ने 4000 मुगल सैनिकों को पराजित किया था। बस बाजी बस। सबने कहा था कि असंभव है, पर वो योद्धा ही क्या जो असंभव को संभव ना करे। युद्ध सेना से, नीति से जीते जाते हैं, बालहट से नहीं। जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। बस। जब बड़े बात कर रहे हो तो बालकों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। समझाइए इसे बालाजी। ये बालक आयु में अवश्य कम है, पर साहस में, वीरता में और बुद्धि में किसी से कम नहीं। ये जो कह रहा है सत्य कह रहा है। और आप तो सदैव कहते हैं कि धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, पर आप ये भूल जाते हैं कि पांडव मात्र 5 थे जो 100 कौरवों पर भारी पड़े थे। कौरवों के पास सेना थी, शस्त्र थे, पांडवों के पास एकमात्र सत्य था, जो साहू जी महाराज के पास भी है। और सत्य
कभी नहीं हारता। हम शाहू जी की सहायता का हर संभव प्रयास करेंगे। मनुष्य का हठ जब पक्का हो तो स्वयं भगवान भी उसके सामने झुक जाते हैं। चिमणा मला चलो बाजी चलो बेटा सांभाळून भगवान हमारे साथ हैं। आषाढ़ 15 दिन पहले आ गया है। राजा हम पर वर्षा ऋतु में आक्रमण नहीं कर सकते और जब तक वर्षा ऋतु खत्म होगी तब तक बाबा एक नई सेना खड़ी कर चुके होंगे। उच्च कुल की सभ्य सुशील कन्या ऐसा व्यवहार नहीं करती। चल इंद्रदेव की कृपा से हम समय रहते सेना तो खड़ी कर लेंगे बालाजी, पण महाराज, पर उस सेना को बनाए रखने के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। यानी महाराज जी के पास उतना अधिक धन नहीं है। हमें वचन दीजिए कि आप शाहू जी महाराज को एक कौड़ी भी नहीं देंगे। सारा धन काशी के विवाह के लिए बचाकर रखेंगे। वचन दीजिए हमें। हाँ, हम वचन देते हैं। महाराज, हमारे पास जो भी शेष पूंजी है वो हमारी पुत्री काशी के विवाह के लिए है। देश के लिए हम अपना सर्वस्व दे दें, किंतु हम एक पिता भी हैं और यदि हमें हमारी पुत्री के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना है तो हमें अपनी हैसियत बनाए रखनी होगी। काशी, आज से तू नंदिनी के साथ घर पे रुकेगी। कड़ला, तो वैसे ही तुम्हारे बाबा के कारण हमें इस घर के असभ्य, छोटे और गंवार लोगों के साथ समय बिताना पड़ रहा है, पर तुझ पर इसका प्रभाव पड़ने नहीं देंगे। आणि तू इनको बारिश में भीगता देख तेरा मन मचल पड़ा। कल ये मेंढक की तरह टटर करेंगे तो तू पण करना का हो?
शिवबाई, काशी बच्ची है, जाऊ द्या ना। आप पेशविनबाई अवश्य हैं, पर हमारे पारिवारिक मामले में बोलने का अधिकार आपको नहीं है। आपने स्वयं अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं, ये मेरी तो आई के दिए हुए संस्कार ने मुझे अब तक रोक कर रखा था, वरना ये उत्तर आपको बहुत पहले मिल गया होता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमारी आई को कौन सा उत्तर देते? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। पर हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। तुम स्वयं को समझते क्या हो? तुम पेशवा के पुत्र हो तो किसी से कुछ भी कहोगे? मेरे बाबा के पेशवा बनने के बाद मात्र बाहर वालों के व्यवहार में बदलाव आया है, पर हमारे नहीं, क्योंकि हम रिश्ता दिल देखकर जोड़ते हैं, वही खाता देखकर नहीं। राव दे काशी, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो वस्त्र हमारे ही गंदे होंगे। चल। सही कहा आई, हम ऐसे वैसों के मुंह नहीं लगते। चल। रुको, शायद तुम्हारा कुछ गिर गया है। ये लो, तुम्हारी सोच नीचे गिरी हुई मिली थी। हाँ, हम अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी मिट्टी और संस्कृति लोगों को बड़ा बनाती है, छोटा नहीं। समय बदल रहा है, आप भी अपनी सोच बदल लीजिए। चल आई। पाजी, पाजी, आज के बाद हम इस घर में पांव तक नहीं रखेंगे। चल। हम समझ सकते हैं माँ जी, हम भी एक पुत्री के पिता हैं। रानी पुत्री का विवाह पिता का सपना होता है। हम आपसे धन मांग सकते हैं, पर आपका सपना नहीं। महाजी, यदि ऐसा हो कि आप अपने धन का प्रयोग हमारी सेना के लिए करें, यानी आपकी पुत्री के लिए योग्य वर हम ढूंढें, महाराज, यदि महाजी को आपत्ति ना हो तो हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढेंगे। यदि हमारी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने का दायित्व स्वयं महाराज ले रहे हैं, तो हमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? तो आप चिंता मत कीजिए, हमने आपकी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ लिया है। महाराज, हम चाहते हैं कि आपके और बालाजी के बीच राजनीतिक संबंध अब पारिवारिक हो जाएं। इसीलिए हम प्रस्ताव रख रहे हैं कि आपकी पुत्री काशीबाई का विवाह बालाजी के पुत्र बाजीराव से हो। जिम्ना भाऊ, आज आई ने गलती से 2 बड़ी-बड़ी मिर्चियाँ भी तल दी है। पता नहीं किस बेचारे के मुंह में वो मिर्ची वाली भजिया आएंगी। अरे गोठिया, तू घाबरू नकोस, मी आहे ना। दे इकडे दे, मी खाऊन बघतो। हाँ,
ये मिर्ची वाला भुजिया नहीं था। दूसरी की। ये भी नहीं था। ये भी नहीं था। बाजी, तू मुझे मूर्ख बना रहा है क्या? काकू, बगा ना, बाजी मेरी सारी भजिया खा गया। आई खाने देना। जब तक तू जाकर शिवबाई से क्षमा नहीं मांगता, तुझे खाना नहीं मिलेगा। पर आए, उन्होंने तेरा अपमान किया था। उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे मेरा अपमान नहीं हुआ बाजी, पर उनके कुछ कहने पर तूने जो अपनी मर्यादा तोड़ दी उससे मेरा अपमान हुआ। अपनी संतान के आचरण से आई का सम्मान या अपमान तय होता है बाजी। आई तो भाव के ही पीछे क्यों लगी रहती है? झगड़ा तो उस काशी ने शुरू किया था। चुप कर भाव की चमची। तुझे क्या पता झगड़ा किसने शुरू किया था? क्योंकि मुझे भाव पर विश्वास है। बिना देखे आपने भगवान को देखा है? नहीं, पर उन पर विश्वास करते हो ना? हाँ, तो बस ऐसे ही मैं भी आंख बंद करके अपने भाव पर विश्वास करती हूँ। यदि भाव ने लड़ाई की होगी तो किसी सही काम के लिए की होगी। इस परिवार में कितना प्यार है ना कोटिया। सब एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। आई, शिवबाई ने दरबार में तेरा उपहास किया था, फिर पूजा में भी तुझे बातें सुना रही थी, तो मैं शांत कैसे रहता? चिमना, समझा दे अपने भाव को। उसे अपनी आई की आज्ञा का पालन करना होगा। इस घर के बच्चे बड़ों से और विशेष करके किसी नारी से इस तरह बात नहीं करते। भियू, तू भी ऐसे कह दे कि इस घर के बच्चे किसी की भी गलत बात नहीं सुनते, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। समझा दे इसे चिमना कि सही बात अगर गलत जगह और गलत समय पर बोली जाए तो उसे सही नहीं माना जाता। इसे अपनी आई की आज्ञा का पालन करना होगा। जाकर शिवबाई से क्षमा मांगनी होगी, वरना मैं ये समझ लूंगी कि शिवबाई सच कह रही थी और मेरी ही परवरिश में खोट है। ठीक है आई, यदि तू चाहती है कि मैं शिवबाई से क्षमा मांगूं, तो मैं मांगूंगा, पर जैसे बात की थी उसके लिए, जो बात की थी उसके लिए नहीं। अब इस बरसात में मैं अकेला जाऊंगा क्या? नम्रता, जाओ। ये तो नम्रता, ये तो। हाँ, पर आपका पुत्र वैसे ही हमारा सम्मान ले चुके। अब और क्या बचा है पेशविन बाई? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई हूँ, आपको कुछ बताने आई हूँ। और आज आपसे यहाँ एक पेशविन बाई नहीं, एक माँ मिलने आई है। एक ऐसी माँ जिसका पुत्र अल्पायु है। कुमुद तो काहीच कर, पर बाजीराव का विवाह हमारी काशी के साथ नहीं होना चाहिए। आई ने भी हमें कितने खराब मौसम में क्षमा मांगने के लिए भेजा है। हो रे बाजी, काकू से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा मांगने के लिए तब भेजना चाहिए था जब सुहानी हवा चल रही हो, बगिया में फूल खिल रहे हो, कोयल कू कू करके गाना गा रही हो। वाह वाह। वैसे सासवड़ के आने के बाद से आई कुछ बदली बदली सी है।
आई ने ही तो मुझे सिखाया था कि जो सही है वो किसी के आगे झुकता नहीं, और अब स्वयं मुझे क्षमा मांगने के लिए भेज रही है। सासवड़ की बात है, तू सासवड़ भी छोड़ देना बाजी। अनेक लक्षात टेव, कभी कभी स्थिति ऐसे आती है कि हमें ना चाहते हुए भी झुकना पड़ता है। ऐसी स्थिति के चलते मेरा विवाह नम्रता से हुआ था। गोटिया, तेरी हर बात घूम फिर के नम्रता पर कैसे आ जाती है? इसी को तो प्रेम कहते रे बाजी। क्या तू नहीं समझेगा? अगर इसे तुझे समझना है तो तुझे विवाह करना पड़ेगा। सालेल। हम शिवबाई साहब से क्षमा मांगने आए हैं। वो तुमसे नहीं मिल सकती। मेरी आई ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी आई से क्षमा मांगूं, और मैं अपनी आई का आदेश नहीं टाल सकता। और हम अपनी आई की बात नहीं टाल सकते। उन्होंने कहा कि नहीं तुम हमारे परिवार से बात करोगे, नहीं हम तुम्हारे परिवार से। इसलिए अपने इस लंगूर मित्र को लो और यहाँ से चले जाओ। गोटिया लंगूर नहीं है। जानते हैं, हम तुमसे नहीं इससे बात कर रहे थे। बाजी कन्या चतुर है। कितनी चतुराई से तुझे लंगूर बोल दिया रे। जिस पर बाजी का अधिकार नहीं वो उसे मांगता नहीं, और जिस पर बाजी का अधिकार है वो उसे छोड़ता नहीं। तुम्हारी आई से क्षमा मांगना मेरा अधिकार है। यहाँ तुम्हें अधिकार नहीं धिक्कार मिलेगा। ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारी आज्ञा के बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। लो बढ़ा लिया, अब बताओ क्या करोगे? ये तुम्हारा इलाका था, बाजीराव जहाँ पाँव रखता है वो इलाका उसका हो जाता है। अब मुझे यहाँ आने से ना तुम रोक सकती हो ना तुम्हारी आई। क्या हुआ? शाहू जी ने क्या कहा? कुछ कहा क्या? आहो। बात राजनीतिक भी है और पारिवारिक भी। शाहू जी ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे हमारा बाजी एक ऐसे बंधन में बन जाएगा जिससे वो 7 जन्मों तक नहीं तोड़ पाएगा। मंजे, मैं कुछ समझी नहीं। शाहू जी ने बाजी का रिश्ता महाजी की पुत्री काशी से तय कर दिया है। काय? आसमान का चांद तोड़कर जमीन पर फेंका नहीं जाता। अपने से ऊंचे कुल का नहीं तो अपनी बराबरी का तो वंश ढूंढते। आपने ढूंढा भी तो क्या? बालाजी और उसका परिवार। न वंशोत्तम न वर। आपने देखा है नवाजी को? वो एक उद्दंड और उपद्रवी बालक है। आज उसने हमारे साथ। बस, बालाजी यहाँ राज्य से पेशवेत, और बाजी भी वीर और देशभक्त लड़का है। उसके तरीके और तेवर औरों से अलग है, माना। लेकिन हमें भी अपनी पुत्री के लिए झुंड में चलने वाली भेड़ नहीं, अकेला चलने वाला सिंह चाहिए। हम हाँ कह चुके हैं, क्योंकि ना कहने का हमारे पास कोई कारण नहीं था। मैंने तुम्हारी आई के बारे में एक शब्द क्या कह दिया तो तुमने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। यदि तुम अपनी आई के बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकती तो मैं कैसे सुन सकता हूँ? धूर्त, तुमने मुझे धोखा दिया। हमने तुमको तुम्हारी भाषा में उत्तर दिया। वो क्या कहते हो तुम? राजनीति, कूटनीति।
तो ये भी राजनीतिक होती थी। यदि मेरी आई ने मुझे आदेश ना दिया होता तो भी मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखता। अब हटो और मुझे तुम्हारी आई से क्षमा मांगने दो ताकि ये बात हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लड़ाई शुरू तुमने की थी पर खत्म हम करेंगे। तुम्हें हमारी आई के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी तरफ से हम तुम्हें क्षमा करते हैं, परंतु एक शर्त है कि तुम अपने जीवन में दोबारा अपनी शक्ल हमें नहीं दिखाओगे। बाजी को शर्त स्वीकार है। बाजी की तरफ से मैंने वचन दे दिया और बाजी अपने मित्र का वचन नहीं तोड़ता। यदि इसने ये शर्त ना रखी होती तो भी मैं दोबारा इसका चेहरा कभी नहीं देखता। यदि कभी हम भूल से टकरा गए तो तुम बिना कुछ बोले अपना मार्ग बदल लोगी। प्रसन्नता से। और हाँ, एक बात याद रखना, लड़ाई चाहे कोई भी क्यों न समाप्त करे, पर बाजीराव की हर लड़ाई बाजीराव के जीत के साथ ही समाप्त होती है। हम क्षमा चाहते हैं सरकार। हमें इतना बड़ा निर्णय आपसे और बाजी से बिना विचार विमर्श किए लेना पड़ा। उन्होंने देश और स्वराज के लिए हमसे हमारा पुत्र मांगा, हमने दे दिया। आपने हाँ कर दी, पर जब शिवबाई और महाजी को ये पता चलेगा कि हमारा पुत्र अल्पायु है तो क्या वो इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे? हमें उन्हें सत्य बताना होगा। जिस कन्या का जीवन बाजी के जीवन से जुड़ने वाला है उसे एवं उसके माता पिता को हमें ये बताना होगा कि बाजी की जीवन रेखा बहुत छोटी है। हमें उनसे मिलना होगा। हमें किसी भी स्थिति में इस विवाह को रोकना होगा। पेशवेनबाई आणि आमच्या घरी आप और आपका पुत्र वैसे ही हमारा सम्मान ले चुके। शाहू जी की आज्ञा से हमारी बेटी भी ले लेंगे। अब और क्या बचा है पेशवेनबाई, जिसे लेने के लिए आपको स्वयं हमारे घर आना पड़ा? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई हूँ, आपको कुछ बताने आई हूँ। मोहिनी साहब, आप प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, अचानक? जिस घर की शान को देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ती है, उसी घर की बेटी को अपनी बहू बनाने के स्वप्न देख रही हैं आप। घर आए अतिथि से ऐसे बात की जाती? ये शिष्टाचार इन्हीं से सीखा है हमने। ये और उनका पुत्र घर आए मेहमान से ऐसे ही व्यवहार करते हैं। आणि मी पण तेच केलं। मैं जानती हूँ शिवबाई साहब, आप मुझे अपमानित कर रही है ताकि मैं गुस्से में आकर ये रिश्ता तोड़ दूं। पर मला क्षमा करा। राजाज्ञा का पालन करना मात्र पेशवा का ही नहीं, पेशवेनबाई का भी धर्म होता है। भले ही मुझे और मेरे परिवार को शिष्टाचार निभाना ना आता हो, पर धर्म निभाना आता है। और आज आपसे यहाँ एक पेशवेनबाई नहीं, एक माँ मिलने आई है। एक ऐसी माँ जिसका पुत्र अल्पायु है। पण कसं शक्य आहे? बाजी तो एक स्वस्थ और वीर बच्चा है। बाजी की कुंडली स्वयं ब्रह्मेंद्र स्वामी ने बनाई है और उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि बाजी अल्पायु है। आणि ब्रह्मेंद्र स्वामी जी की कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। अहो, तुम्ही सांगत होते ना
कि आपको इस रिश्ते को मना करने के लिए कोई वजह नहीं मिल रही। देखिए, कारण मिल गया। माँ बाप बेटी को सुहागन बनने के लिए विदा करते हैं, विधवा बनने के लिए नहीं। पहले तो ये पता था कि इनके पास धन धान्य नहीं है, अब पता चल रहा है बाजी के पास जीवन भी कम है। जीवन में कितने पल हैं ये गिनना तो कायरों का काम होता है भाई साहब, पर वीर तो हर पल में जीवन कितना है ये देखता है। मेरे पुत्र की आयु कम है पर कहानी बड़ी होगी। ब्रह्मेंद्र स्वामी ने बाजी के अल्पायु होने के अलावा और 2 भविष्यवाणियां भी की थी। ये कुंडली देखकर हम 3 भविष्यवाणियां करते हैं। यह है आपका पुत्र, अजय, अद्वितीय पर अल्पायु। बाजी एक दिन में 2.5 दिन जीता है, एक रात में 2.5 रात जागता है। उसने आज तक जो कुछ भी किया है वो करने के लिए लोगों को पूरी आयु लग जाती है, और वो इसके बाद जो कुछ भी करेगा वो कोई 7 जन्मों में भी नहीं कर पाएगा। राहुत या पेशविन बाई, हमारी बेटी इतनी भी अभागी नहीं है कि उसका विवाह किसी अल्पायु वर से करना पड़े हमें। योद्धा की आयु नहीं देखी जाती, उसका शौर्य देखा जाता है। साधारण व्यक्ति जाने के बाद सिर्फ यादें छोड़ के जाता है, पर बाजी जैसा योद्धा यादें नहीं, यश छोड़ के जाता है। और जो भी कन्या उसका हाथ थामेगी वो बाजी के यश की भागीदार होगी। जब तक ये संसार रहेगा तब तक बाजीराव का नाम रहेगा, और उसके साथ जो भी नाम जुड़ेगा वो किसी भाग्यवान का ही होगा, अभागी का नहीं। अब इसके बाद भी अगर आपको इस रिश्ते से आपत्ति है तो आप शाहू जी से बात कर सकते हैं कि वो अपना आदेश वापस ले लें। ये थे। बाजी का जीवन छोटा ही सही, पर वो अपने इस छोटे से जीवन में ही कई जीवन जी लेगा। जीवन का असली उत्सव वही मनाता है जो मृत्यु की उंगली पकड़कर जिए। मृत्यु कभी ना कभी तो हर किसी का द्वार खटखटा ही देगी, और यदि मृत्यु के भय से जीवन जिएंगे तो जीना असंभव हो जाएगा। महत जी। महाराज, हम जानते हैं ये विवाह आपकी राजनीति के लिए बहुत आवश्यक है, पर एक आई का हृदय राजनीति नहीं समझता। हम कैसे अपनी पुत्री का विवाह एक अल्पायु वर्ग के साथ करते? वो उस व्यक्ति के साथ क्या सुख देखेगी? शिवबाई साहेब, हमारे पिता के जीवन का अंत भी युवा अवस्था में ही हो गया था, पर इसका यह अर्थ तो नहीं कि उन्होंने अपना जीवन ही नहीं जिया। यदि हर माँ आप जैसे सोचने लगे तो बाजी ही क्या, किसी भी सैनिक का विवाह नहीं हो पाएगा। आपके तर्क से तो हमारा विवाह भी नहीं होना चाहिए था। हम शत्रु की कैद में थे, मृत्यु की तलवार हर पल हमारे सर पर मंडराती रही, पर फिर भी अंबिकाबाई यानी सावित्रीबाई के माता पिता ने उनसे हमारा विवाह करवाया, क्योंकि उन्होंने भय को नहीं आशा को चुना। हम आपसे भी यही अपेक्षा रखते हैं। बाजी जैसे महायोद्धा की जीवन संगिनी बनना आपकी पुत्री के लिए गर्व की बात होगी। महत जी, विवाह की तैयारी शुरू की जाए। हम चाहते हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त होने से पूर्व यह शुभ कार्य संपन्न हो जाए। आदरणीय पेशवीन बाई साहेब, प्रणाम। बाजी के अल्पायु होने की भविष्यवाणी सुनकर हमारा हृदय विचलित अवश्य हुआ था, परंतु शाहू जी से मिलने के बाद हमारे विचार बदल गए हैं। और सत्य तो यही है कि मात्र बाजी का ही नहीं बल्कि संसार का प्रत्येक जीवन सदा मृत्यु की छाया में ही पलता है, पर आने वाली मृत्यु के भय से जीवन जीना नहीं छोड़ा जाता। हमें विश्वास है कि हमारी पुत्री बाजी के साथ जितने भी दिन रहेगी
सुख से रहेगी, सम्मान से रहेगी। हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि साखरपुड़ा की रस्म जल्दी से जल्दी की जाए। महाराज जी, विश्वास नहीं हो रहा, हमारा बाजी इतना बड़ा हो गया कि उसका विवाह होने जा रहा है। विश्वास तो आपको भी देखकर नहीं होता कि आप सास बनने जा रही हैं। आप तो अब भी नवविवाहित लगती हैं सरकार। ईश्वर, मैं नम्रता से मिलकर रहता हूँ। मेरा मतलब है चिमनी और व्यू से भी। बाजी, तुझे इतना समय क्यों लग गया? मैं महाराज जी के घर से बाहर निकला तब वर्षा आरंभ हो गई और फिर एक काका की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी तो उसे निकालने में समय लग गया। क्या हुआ महाराज जी के घर पे? शिव काके से तो मैं नहीं मिल पाया, पर उनकी अकड़ू और उदंड बेटी काशी ने मुझे उनके स्थान पर क्षमा कर दिया। अरे पर मैंने उनसे क्षमा मांग ली है, अब मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनना। बाबा, मैं और मल्लारी भी आपके साथ चलेंगे। वर्षा ऋतु में इतनी लंबी यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए। नहीं बाजी, तुम्हें यहां रहकर अपनी आई का ध्यान रखना है। हम बीच में लौटेंगे, पर संभावना है कि जब हमारे घर में नया मेहमान आए तब हम यहां ना हो। इसलिए हम चाहते हैं बाजी, हमारी अनुपस्थिति में तुम घर की जिम्मेदारी संभालो। एक बार वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए, तुम हमारे साथ चल सकते हो। ये तो हम ही काळजी घ्या सरकार। तुम्हें पण। आज मेरा उत्तर ही क्यों नहीं मिल रहा? बात क्या है? आई, नको आई, तुझे एक लड्डू तो खाना ही होगा। तेरे लिए ना सही, पर शिशु के लिए। चिमना, नको मला। अरे छोड़। भीऊ, मेरा उत्तर ही ले आना। थाम भीऊ। बाजी, आज से मैं और भीऊ तेरा कोई काम नहीं करेंगे। आई, मैं समझ गया कि तू मुझे सबक सिखाना चाहती है, पर मैं सबक सीख गया। आगे से मैं चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना रहूं, अपनी चीजों को सही जगह पर रख दूंगा ताकि मुझे वो सही समय पर मिल सके। पर आई, अभी मेरे पास उस गलती को सुधारने का समय नहीं है, मुझे देर हो रही है। जानती हूँ बाजी, इसीलिए तो सोचती हूँ तुझे कोई चाहिए जो तेरी सहायता करे, तेरे साथ रहे। तुझे एक साथी चाहिए। मल्लारी आए ना? मल्हारी तो है ही, पर एक ऐसा साथी जिसके साथ तू अपने सुख दुख बांट सके। ऐसा साथी भी था आई, पर वो भी विवाह के बाद बदल गया। विवाह के बाद तो तू भी बदल जाएगा रे बाजी। नम्रता, विवाह के बाद वो बदलता है जो विवाह करता है, पर मैं तो विवाह करूंगा ही नहीं। विवाह तो तुझे करना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्दी। मैं साथी की नहीं, जीवन साथी की बात कर रही थी बाजी।
मैंने और तेरे बाबा ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। महाराज जी की पुत्री काशी के साथ। यदि हमारा विवाह बाजी से हुआ ना तो हम विवाह ही नहीं करेंगे। ताई, जीजा जी ने शाहू जी के आदेश के आगे अपनी पत्नी का विरोध तो अनसुना कर दिया, पर अपनी पुत्री के आंसू को कभी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। जो आप ना कर सकी वो आपकी पुत्री का हट कर जाए। मैं साथी की नहीं, जीवन साथी की बात कर रही थी बाजी। मैंने और तेरे बाबा ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। महाराज जी की पुत्री काशी के साथ। शाहू जी महाराज ने आपको मुसीबत में डाल दिया ताई। रिश्ता नहीं, गले में फंसी मक्खी है मक्खी। कुमुद, एक बहन ही एक बहन का दर्द समझ सकती है, इसलिए तो तुझे यहाँ बुलाया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हमने सोचा था काशी का विवाह हम राजे के साथ करेंगे, हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी। पता नहीं कहां से ये उद्दंड और उपद्रवी बालक के साथ हमारी बेटी का विवाह हो रहा है। काशी के बाबा हमारी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। हम बहुत बेबस हो रहे हैं, समझत नहीं मैं काय करूं। ताई, शास्त्रों में लिखा है, कार्येषु दासी कर्णेषु मंत्री, भोजेषु माता शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी शमयेषु धरित्री, शत धर्म युक्त कुला धर्म पत्नी। अर्थात पत्नी के कई रूप होते हैं। वो दासी की तरह काम करे, मंत्री की तरह सलाह दे, भोजन कराते हुए माँ हो, शयन कक्ष में रंभा हो, सुंदरता के रूप में माँ लक्ष्मी, और धैर्य में धरती जैसी। इतने रूपों वाली पत्नी एक रूप वाले पति के सामने बेबस कैसे हो सकती है ताई? पति पत्नी मिलकर घर संसार चलाते हैं, पत्नी घर चलाती है और पति संसार। तो जाके जीजा जी को कहिए कि वो अपना बाहर संसार चलाते रहें और आपको अपना घर चलाने दे। चलो, एक बार के लिए अल्पायु जैसी बड़ी बात भूल भी जाए, लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं कि उनकी हैसियत आपके सामने कुछ नहीं, खाइस नहीं। देवा रे देवा, देवा रे देवा, संपन्नता में पली बड़ी है हमारी काशी, ऐसे घर में कैसे रहेगी ताई? सांग ना। कुमुद, तू काही ही कर, पर बाजीराव का विवाह हमारी काशी के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। काशी, ऐसा लगा? क्या हुआ काशी? हमको विवाह नहीं करना है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। सुनाई बोला है सब। कन्या पराया धन होती है, उसे विवाह करके जाना ही पड़ता है। कोई अपना धन ऐसे किसी लंगूर को देता है क्या? आपको अपनी सुंदर सुशील गुणवंती कन्या के लिए एक ही पराया घर मिला था। हमने सौगंध लिया कि नहीं वो हमारा सुंदर मुख देखेगा, नहीं हम उसका बंदर वाला मुख देखेंगे। हम उससे विवाह नहीं कर सकते, आई वो दुष्ट है। काशी, अपने होने वाले पति के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा। वो हमारा पति नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं। मैं विवाह कभी नहीं करूंगा और इस काशी के साथ तो कभी नहीं।
बाजी, तू विवाह को बंधन क्यों समझ रहा है? वो तेरे जीवन में बंधन बनके नहीं, प्रेरणा बनके आएगी। आई, मुझे मातृभूमि की सेवा के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। तेरे कहने पर मैं उनके घर जाकर क्षमा भी मांगाया, पर मैं ये रिश्ता कभी नहीं जोड़ सकता। आई, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे बाबा ने उन्हें वचन दे दिया है। तो बाबा से कहिए जाके अपना वचन वापस ले आए। काशी, शांत रहो। ला 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 ला, हमें कुछ नहीं सुनना है। यदि हमारा विवाह बाजी से हुआ ना, तो हम विवाह ही नहीं करेंगे। काशी। ताई, जीजा जी ने शाहू जी के आदेश के आगे अपनी पत्नी का विरोध तो अनसुना कर दिया, पर अपनी पुत्री के आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। संभव है कि जो आप ना कर सकी, वो आपकी पुत्री का हट कर जाए। बाजी, विवाह एकदम जिलेबी जैसा होता है। दूर से देखो तो घुमावदार पहली जैसा, और पास जाओ तो मिठास ही मिठास है। मुझे मीठा नहीं पसंद। और भाऊ, वो कन्या तो एकदम तीखी मिर्ची है। जो मिर्ची खाता है उसे ही रोना पड़ता है। आप चाहते हो कि मेरे भाऊ सारा जीवन रोते रहे? हाँ? पीयू तो अभी बहुत छोटी है, विवाह संबंध तो दोनों को नहीं समझती। पर मैं भाऊ और मिर्ची दोनों को समझती हूँ। ये सही कह रहे, पर विवाह से पहले हम दोनों के बीच भी लड़ाई हो जाती थी, पर विवाह के बाद सब बदल गया है। वही तो, विवाह के बाद सब कुछ बदल जाता है, पर मैं बदलना नहीं चाहता। मैं स्वराज की तलवार बनना चाहता हूँ, गृहस्थी का चिमटा नहीं। पर ये बात ना आई समझ रही है ना तुम लोग, इसीलिए मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। अरे बाजी, अरे थाम ना। भाऊ, काशी, दरवाजा खोल। काशी, 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 दरवाजा खोल। काशी, 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 दरवाजा खोल। नंदिनी, क्या हुआ, क्या बात है? जब से काशी को पता चला है कि उसका विवाह बाजी से तय हुआ है, उसने खाना पीना सब छोड़कर स्वयं को कमरे में कैद कर लिया है। बिल्कुल अपने आई पर गई है। तुम ऐसा करो, ये खाना यहीं छोड़ जाओ, हम देखते हैं। ठीक है। जीजा जी ये क्या कर रहे हैं ताई? नहीं। डर गई? हाँ? हम बहुत गुस्से में हैं बाबा, और आपको खेल सूझ रहा है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए काशी बाई साहेब जी। हम आपको तभी क्षमा करेंगे जब आप बाजी से हमारे विवाह को ना कर रहेंगे। बड़ा बड़ा इस उम्र में शादी करना बहुत जरूरी होता है। हर लड़की की शादी इसी आयु में होती है। चलो हम आपकी बात मान भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। निशिल, अच्छा मुझे ये बात तो बताओ कि तुम्हें शादी ही नहीं करनी या बाजी से शादी नहीं करनी? बाबा, बाजी उत्पाती वानर है। हम जब भी उसे मिलते हैं ना, उसका और हमारा झगड़ा हो जाता है। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। किंतु हमें है। हाँ खरंच,
जानती हो क्यों? क्योंकि जब भी तुम मुझसे मिलती हो, उसे देखती हो, तुम उसे मुखौटे के साथ देखती हो। इसलिए तुम्हें वो उत्पाती वानर लगता है और उसे तुम एक शैतान लड़की। किंतु विवाह के बाद तुम्हें इस मुखौटे के पीछे छुपी उसकी अच्छाई दिखाई देगी। जैसे तुमने उसकी वीरता देखी थी जब वो राजे के स्थान पर लड़ा था, है ना? और बेटा जानती हो, उसकी इस वीरता के कारण ही आज सातारा के सिंहासन पर शाहू महाराज जी जैसा योग्य शासक बैठा है, बरोबर ना? पर बाबा, हमें उसका घर भी अच्छा नहीं लगता। वो हमारे घर से एकदम अलग है। आई को भी नहीं पसंद। वो तो हमें वहाँ जाने से भी मना करती है। और आप हमें वहाँ हमेशा के लिए भेजना चाहते हैं। काशी, ये क्या है? हमारा हाथ। और ये आपका हाथ। बड़ा हमारे हाथों में है, सिर्फ हमारा भविष्य है। और हमारे हाथ में? बेटी के हाथ में है, केवल उसका नहीं, दो घरों का, दो कुटुंबों का भविष्य होता है। और इसके साथ ही होती है उस भविष्य को बनाने की, संवारने की शक्ति। जैसे पूजा का फूल जहां भी जाता है उस स्थान को मंदिर बना देता है, बेटी भी तो पूजा के फूल जैसी होती है। माली का जीवन भी सार्थक करती है और जिस घर में जाती है उस घर परिवार का भी, मेरी बेटी भी जिस घर में जाएगी, जिस परिवार में जाएगी, उस घर को खुशियों से, सुख से, समाधान से और आनंद से भर देगी। ऐसे ये अब और एक चीज, अभी आता हूं। अब हम काशीबाई जी के साथ भोजन करेंगे। लीजिए। काशी, तुम नहीं जानती, इस विवाह के लिए हाँ करके तुमने अपने बाबा की कितनी बड़ी चिंता मिटा दी है। ताई, रुको। बनारसी साड़ियां हैं? हे देवा, जेवरों में असली हीरे जड़े हैं क्या? है तो यहाँ सामान लेके क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। ताई, तुलमाए तय कुमार, काशी के जन्म से ही हमने ये सब कुछ जोड़ना शुरू कर दिया था। हम कहीं भी जाते ना, उसके लिए कोई साड़ी, कोई जेवर पसंद आता ना, तो बिना दाम पूछे उसके लिए सहेज कर रख लेते। सोचते थे हमारी पुत्री हमारे घर में राजकुमारी बनकर रहती है तो अपने ससुराल में तो महारानी बनकर रहेगी, और हमारा ये स्वप्न अब टूट जाएगा। काशी का विवाह हमसे नीचे की कुल में हो रहा है
और ये सारा धन वो अपने साथ भी नहीं लेके जाएगी। फिर ताई? कुमुद, ये सारा धन शाहू जी महाराज के स्वराज के स्वप्न को पूरा करने में उपयोग होगा। हमारी पुत्री के लिए नहीं। आई और बाबा अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते। बाबा धन जोड़ते आणि आई तो उम्मीद जोड़कर रखती है। ये तो काशी के बाबा के लिए सिर्फ सोना है, पर हमारे लिए काशी के सौभाग्य की आहट थी। आणि वो सौभाग्य हमारी बच्ची के द्वार पर कभी नहीं आएगा। ताई शांत। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रम बलीम दधातु देवो दुर्बला घटकहा। अर्थात किसी भी कर्म कांड में अश्व, हाथी या शेर की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बलि बकरे की ही चढ़ती है। और यही संसार की रीत है ताई, जो निर्बल है उसी की बलि चढ़ती है। इसलिए आपको निर्बल नहीं बनना है। अपनी प्रतिकूल स्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं, बल्कि इसे अपने अनुकूल बनाना है। आई तो कुछ खा ले और थोड़ा आराम कर ले। इस स्थिति में इतना परेशान होना ना तेरे लिए अच्छा है और ना ही शिशु के लिए। नहीं चिमना, जब तक बाजी वापस नहीं आता ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। आई यदि तो ऐसे हट करके मेरा विवाह कराएगी तो क्या मैं खुश रहूंगा? मेरा तो मल्लारी भी अपनी मर्जी से राह चुनता है, तो भला मैं किसी के चुने हुए राह पर कैसे चल सकता हूँ? आई तू तो जानती है ना आई, मैं हवा का झोंका हूँ और मैं बंद नहीं सकता। बाजी, हवा सिर्फ रेगिस्तान में धूल उड़ाती फिरे तो क्या फायदा? उसे खुशबू का साथ चाहिए होता है। खुशबू हवा को बांधती नहीं है, उसके पूरे अस्तित्व को सार्थक कर देती है। बात को समझ। जीवन में किसी का साथ, किसी का प्रेम अगर ना हो तो जीवन जीवन नहीं रहता, भार बन जाता है बाजी। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ आई, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ काशी ही क्यों? तुझे पूरे संसार में सिर्फ एक काशी ही मिली थी। वो घमंडी है, बदतमीज है, उसकी आई तुझसे और मुझसे नफरत करती है। तो फिर ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना है क्यों, जो हमें पसंद ही नहीं करते? भाऊ एकदम सही कह रहे हैं आई। हो काकू, वो दोनों आपको पसंद नहीं करते, ये तो मला पण माहिती काकू। तुझे इन सब के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे और शिवबाई के बीच में जो कुछ भी था वो बस एक गलतफहमी थी और वो अब दूर हो गई है। और रही बात काशी की, तो वो बच्ची है। पीहू को जैसे कुछ बात की समझ है कुछ की नहीं, वैसे ही काशी को भी। आई उसकी तुलना मुझसे मत कर। मैं ना ही घमंडी हूँ और ना ही अपने भाव को सताती हूँ। तुझे क्या लगता है बाजी, मैं और तेरे बाबा तेरे लिए कभी गलत निर्णय ले सकते हैं? आप लोग मेरे लिए कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकते आई, पर अभी मेरे जीवन में मात्र स्वराज का लक्ष्य है। यदि मैंने विवाह कर लिया तो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मैंने शाहू जी के सामने शपथ ली है कि मैं अपना जीवन स्वराज को समर्पित करूंगा। और शाहू जी ने ही स्वयं तेरे बाबा और महाजी के सामने तेरे और काशी के विवाह का प्रस्ताव रखा था। मैं और तेरे बाबा ये रिश्ता चाहते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि काशी तेरे लिए आदर्श जीवन साथी है, और महाजी जैसे सम्मानित वंश के साथ हमारा रिश्ता जोड़ना हमारे लिए गर्व की बात है। पर इस विवाह का और एक कारण भी है। ये विवाह तेरे स्वराज के सपने को साकार करने की ओर एक कदम है बाजी। शाहू जी ने भले ही ये निर्णय राजनीति के कारण लिया हो,
पर परिवार और संबंध की दृष्टि से भी ये निर्णय गलत नहीं है। पर स्वराज की राह और विवाह दोनों एक दूसरे के विरोधी होती हैं। एक व्यक्ति को घर से बाहर ले जाता है और एक व्यक्ति को घर में बांध देता है। तो स्वराज के लिए कुछ भी करने को तैयार था ना बाजी? हाँ। नहीं, लगता तो नहीं है। तो तैयार नहीं है बाजी। अगर तू अपने देश के लिए और स्वराज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता तो तू शाहू जी की आज्ञा का पालन करता और इस विवाह के लिए हाँ कर देता। आई, तूने ही तो सिखाया है ना कि जब भी कोई निर्णय लो तो सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, और मेरी अंतरात्मा इस विवाह के लिए हाँ कहने को रोक रही है। मुझे क्षमा कर दे आई, पर मैं ये विवाह नहीं कर सकता। तुझे अगर आई की ये बात याद है तो और एक बात याद होनी चाहिए बाजी। मैं तेरी आई होने के साथ साथ तेरी गुरु भी हूं, और तूने अपने गुरु को आज तक कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है बाजी। आज मैं गुरु दक्षिणा के रूप में तुझसे विवाह संबंध की स्वीकृति मांगती हूँ। गलतियां बाजी करेगा और दंड तुझे मिलेगा। अब हम क्या करें? हमने तो विवाह के लिए हाँ कर दी है। तू बस वही कर जो मैं तुझसे कहती हूँ, मेरा कहना मान। यदि तेरा विवाह उस परिवार में हुआ तो भी तू वहाँ रानी की तरह रहेगी, रानी की तरह। मैं तेरी आई होने के साथ साथ तेरी गुरु भी हूँ, और तूने अपने गुरु को आज तक कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है बाजी। आज मैं गुरु दक्षिणा के रूप में तुझसे विवाह संबंध की स्वीकृति मांगती हूँ। नहीं शीशु, तुझे आई को इतना भी नहीं परेशान करना चाहिए कि परेशानी के कारण आई का व्यक्तित्व ही बदल जाए। मेरी बात को मजाक में मत ले। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ आई। मेरी आई एकदम कौशल्या जैसी थी, जो राम की हर खुशी में खुश रहती थी। पर पता नहीं कौन सी मंत्रा आ गई जिसने तुझे कौशल्या से कैकई बना दिया। बेटा, जब राम जैसा आज्ञाकारी हो तो माँ कौशल्या ही होती है, पर जब बेटा आज्ञा ना माने तो उसे मनवाने के लिए कौशल्या को भी कैकई बनना पड़ता है। कह लो। यह आज्ञा नहीं, हट है। जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। या तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे या फिर गुरु दक्षिणा देने के लिए मना कर दे। और गुरु दक्षिणा देने के लिए मना करने का दंड तुझे ईश्वर देगा। भाऊ, आई सही कह रही है। शास्त्रों में गुरु दक्षिणा ना देना पाप बताया गया है। हो रे बाजी, काकू तुझे सागर पार करने को नहीं कह रही है, बस विवाह करने को कह रही है। विवाह इतनी बुरी चीज नहीं है बाजी भाऊ। यदि मेरे भाव कह रहे कि विवाह बुरी चीजें तो है। आई तो मुझसे गुरु दक्षिणा में कुछ और मांग ले तो मैं दे दूंगा, पर मैं ये विवाह के लिए हाँ कैसे कह दूं? मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए आई।
ये तो हमारा सबसे प्रिय घोड़ा भिंडी है और आपने तो उसके पैर तोड़ दिए। क्यों बाबूजी, क्यों? कुमुद, तू काही ही कर, पर बाजीराव का विवाह हमारी काशी के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने वही किया जो ससुराल में तेरी सास करेगी। पर बाजी क्या है, ऐसा क्यों करेंगी? बाबा ने तो कहा था कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। हाय काशी, तू और तेरे बाबा कितने भोले हैं ना। जीजा जी उस बालाजी की बातों में आ गए और तू अपने बाबा की बातों में आ गई। जीजा जी नहीं समझ सकते कि राधा बाई जैसी चालाक औरत का दिमाग कैसे चलता है। अरे वो मीठी छुरी है, मीठी छुरी। जो भी करती है ना, कूटनीति से करती है। बाजी की तरह ना उसने भी हमें कई बार कूटनीति से ना मूर्ख बनाया। और क्या, तूने तो खुद देखा है ना कि राधा बाई के सामने बाजी ने तुझसे और तेरी आई से कैसे बात की थी। राधा बाई ने सबके सामने अपने बेटे को रोका नहीं और बाद में अकेले में क्षमा मांगने भेज दिया। अरे जब अपमान सबके सामने किया था तो क्षमा भी सबके सामने मांगनी चाहिए थी ना। लेकिन राधा बाई ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सबके सामने बाजी को सही सिद्ध करना चाहती थी और तुझे गलत। सोच ले, शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। गलतियां बाजी करेगा और दंड तुझे मिलेगा। और तू तो उस घर में अकेली होगी। यहाँ तो आई है, नंदिनी है, तेरी गुड़िया है, जिनसे तू अपने मन की बात कह सकती है। पर वहाँ कोई अपना नहीं होगा, कोई सहेली नहीं होगी। इसलिए मैं तेरी गुड़िया तोड़कर तुझे पहले से उस अकेलेपन के लिए तैयार कर रही हूँ काशी। मौसी, अब हम क्या करें? हमने तो विवाह के लिए हाँ कर दी है। तू बस वही कर जो मैं तुझसे कहती हूँ। मेरा कहना मान। यदि तेरा विवाह उस परिवार में हुआ तो भी तू वहाँ रानी की तरह रहेगी, रानी की तरह। जीवन तो हर माँ देती है, और तूने मुझे जीवन भी दिया, ज्ञान भी दिया, संस्कार भी दिए और साहस भी दिया। तू मेरी आई भी है, मित्र भी है और गुरु भी है। आज तक तूने सिर्फ दिया ही दिया है, पर आज तूने पहली बार गुरु दक्षिणा मांगी है। मैं तुझे गुरु दक्षिणा दूंगा। मैं काशी से विवाह करूंगा, तेरे लिए, बाबा के लिए और शाहू जी के लिए। पर मेरी एक शर्त है, मैं बंधूंगा नहीं। स्वराज मेरा लक्ष्य है और मेरे लिए मेरे लक्ष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना प्रेम,
ना पत्नी। ये विवाह मेरे स्वराज के लक्ष्य के रास्ते में ना आए, ये तू सुनिश्चित करेगी आई। मैं तुझे वचन देती हूँ बाजी, काशी तेरे पांव की बेड़ी कभी नहीं बनेगी। तेरी गृहस्थी तुझे स्वराज के मार्ग पर जाने से कभी नहीं रोकेगी। तू आंधी है और ये आंधी नहीं रुकेगी। जब तेरे बाबा को पता चलेगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे तुझे पता है? अपने बाजी का विवाह हो रहा है। बाजी का विवाह हो रहा है। ये शिव परिवार हमारी ओर से बाजी के विवाह का उपहार है, इसे उनके घर भिजवा दिया जाए। धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो। शास्त्रों में कहा गया है महाराज, अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात किसी भी स्थिति में अति बहुत बुरी होती है। वो चाहे प्रेम में हो, क्रोध में हो, द्वेष हो या उदारता। बालाजी और उनके परिवार के प्रति आप कुछ अधिक ही उदार हैं महाराज। वो आपके कर्मचारी हैं, आपके सेवक हैं, आप उन्हें आजीविका प्रदान करते हैं। इस सब की आवश्यकता नहीं है। बप्पा जी, बालाजी और उनका पुत्र बाजी हमारे साथ स्वराज की लड़ाई के सेनानी हैं। उन्होंने अपना जीवन हमें सौंप रखा है, यानी मात्र अपना जीवन ही नहीं, अपनी संतान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार भी उन्होंने हमें सौंप दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं बप्पा जी। ये उपहार भेजकर हम बालाजी और महत जी को मात्र ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया है उसका मूल्य हम समझते हैं। बप्पा जी, बालाजी को नीचा दिखाने का एक और अवसर हाथ से गया। यदि ऐसे ही एक के बाद एक हारते गए तो। सदानंद राव जी, आपने कभी बतख को तालाब में डुबकी लगाते देखा है? वो गहरी सी गहरी पानी में तैर सकती है, परंतु डुबकी लगाने से पूर्व वो अपने पंख समेट लेती है, उसके बाद डुबकी लगाती है। हमने भी अपने पंख समेट रखे हैं। गहराई भांपने के पश्चात कूद जाएंगे। धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो। बाजी, तुमने विवाह के लिए हाँ कह के शाहू जी महाराज के वचन का मान रखा है, इसीलिए उन्होंने स्वयं तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। और ये मात्र उपहार नहीं, संदेश है। पर बाबा, इसमें तो कोई भी पत्र नहीं है।
जब उपहारी संदेश हो तो पत्र की आवश्यकता नहीं होती श्रीमान चिमना जी साहिब। अच्छा बताओ, इस शिव परिवार में कौन कौन है? शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, श्री गणेश जी हैं, श्री कार्तिकेय जी हैं, और कौन कौन है? इसमें तो और कोई नहीं है बाबा। इसमें श्री गणेश जी का वाहन मूषक है। मूषक का शत्रु सांप शिव जी के गले में है, और सांप का शत्रु मोर जो श्री कार्तिकेय जी का वाहन है। एक दूसरे के परम शत्रु होने के पश्चात भी ये सब शिव परिवार में एक छत के नीचे ही रहते हैं। जानते हो ये संभव कैसे है? शक्ति से लोगों को डराया जाता है, पर परिवार डर से नहीं प्रेम और धैर्य से बनता है। पौधे को पेड़ बनते बनते कई बरसातें निकल जाती हैं, संबंध भी पौधे की तरह होता है, जिसे सींचना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। हमें पता है बाजी, तुम्हें काशी पसंद नहीं है, शिवबाई पसंद नहीं है, पर मन में धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे प्रेम आ जाएगा। बाबा, मैंने आई को गुरु दक्षिणा देते समय स्पष्ट कह दिया था कि मैं इस विवाह के कारण अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा। जीवन संगिनी लक्ष्य से भटकाती नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचाती है। हर नाव को एक पतवार और हर पतंग को एक डोर चाहिए ही होती है बेटा। पर मुझे कोई डोर नहीं चाहिए बाबा, मैं अकेले अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूँ। आपकी अनुपस्थिति में मैंने अकेले ही आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र का दोबारा अध्ययन किया है। चलिए बाबा, मैं आपको दिखाता हूँ। बाजी दुनिया का एकलौता ऐसा दूल्हा है जिसे अपने विवाह की तैयारी से ज्यादा युद्ध की तैयारियों में रुचि है। बाजी अपने घर में है तो ठीक है, अगर साखरपुड़ा की रस्म के लिए हम काशी के घर जाएंगे और वहां पे उसने ऐसी बातें की ना तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। काशी, शक्ति से, शक्ति है तो सब संभव है। शिव परिवार में पार्वती को सम्मान है, क्योंकि वो लक्ष्मी भी है, गौरी भी है और काली भी। वो निर्मल है, शांत है, पर क्रोध आने पर ऐसा तांडव करती है कि उसे शांत करने के लिए स्वयं महादेव को उसके पांव के नीचे आना पड़ता है। तुझे भी ऐसा बनना है। सम्मान चाहिए तो स्वयं को बाजी से कम नहीं, उससे अधिक, बहुत अधिक मान के चल, तभी पराए घर में सम्मान मिलेगा। समझला? ताई, राधाबाई ने आपकी बराबरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। राधाबाई आसमान तक तो पहुंच गई, पर वो चांद को नहीं छू पाएंगी। आज साखरपुड़े की रस्म होना रचना है। अश्वस्य भूषणम वेगो मतः स्याद् गजभूषणम चातुर्यम भूषणम नार्या उद्योगो नरभूषणम। अर्थात अश्व का आभूषण उसकी तेजी होती है, हाथी का आभूषण उसकी चाल होती है, पुरुष का आभूषण उसका कर्म होता है और नारी का आभूषण उसकी
चतुराई होती है ताई, पर आपकी चतुराई के आगे तो ये सब योद्धा हार ही जाएंगे। साकर पुड़ा की रस्म आरंभ करने से पहले हमें विवाह का शुभ मुहूर्त तय करना है। इसलिए हमें वर और वधू दोनों की कुंडलियां चाहिए। जब तक आप लोग कुंडलियां मिला रहे हैं तब तक हम स्त्रियां अपने रस्मों की तैयारियां कर लेते हैं। हो पण आधी मुझे मेरी होने वाली बहू काशी से मिलना है। मेरे सारे बच्चों को भी काशी से मिलना है। हो काशी वर्तिया है। कुमुद, पेशविन बाई को काशी के कक्ष में ले जाओ। तब तक हम जलपान की व्यवस्था करते हैं। हो ताई, आइए। काय नवरदेवा, काय झालं रे? देखो बाजी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। अर्थात यदि गृहस्थी के आश्रम में प्रवेश करने की ठान ही ली है तो दुल्हन से क्या डरना। चल। अरे अरे, आप कहाँ चल दिए जीजा जी? जब तक पेशविन बाई साहेब हमारी काशी से बात कर रही है तब तक आप भी हमसे थोड़ी बातें कर लीजिए। मुझे आई के पास जाना है। अरे विवाह के बाद भी अगर आप आई आई करते रहे तो हमारी काशी का क्या होगा? क्यों सता रहे उनको? हम तो मिट्टी का घड़ा भी लेते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं काकी, और आप तो दामाद ले रही है। तो अब आप इनकी परीक्षा लेने दीजिए ना। हम इनसे 1-2 प्रश्न ही पूछेंगे। अब इतना अधिकार तो है ना। अब इनका भी मान रख लीजिए। हमें विवाह नहीं करना। बाजी दुष्ट है और उसके आई तो और भी दुष्ट है। ये लोग अच्छे नहीं हैं। हम इनके घर पे नहीं जाएंगे। हम इनके साथ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। अरे वाह, खूब छान। मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली बहू नृत्य कला के साथ साथ गृह सजावट में भी इतनी कुशल है। काशी, इनसे मिलो। ये बाजी का छोटा भाई चिमाजी। आई, चिमाजी नहीं, श्रीमान चिमनाजी साहेब। हो बाबा, श्रीमान चिमनाजी साहेब। ये बाजी की छोटी बहन भियो। ये तुम्हारे दूध के दांत है। भियो, और ये बाजी का परम मित्र गोटिया और उसकी पत्नी नम्रता। ऐसे चुप बैठी है तो उतनी बुरी नहीं लग रही। बड़ी अच्छी लग रही है। अधिक प्रशंसा की तो नम्रता से तड़का बन जाऊंगी। काय महादेव तुम्हें सदैव हंसमुख रखे। हम जानते हैं काशी, तुम्हारे और बाजी के बीच शुरुआत गलत हुई है, पर देख लेना, विवाह के बाद सब बदल जाएगा।
तुम बाजी को जानने लगोगी और बाजी भी तुम्हें समझने लगेगा। कर लो। हे बा, तुम्हारे लिए हमारी कुलदेवी आई योगेश्वरी का प्रसाद लाई हूँ। आई योगेश्वरी तुम्हारी हर मंगल कामना पूरी करे। आप लोग बाहर बैठकर जलपान ग्रहण कीजिए, मैं काशी को तैयार करके लाती हूँ। बर जलपान। चला चला। मिलते। काशी, ये पेड़ा मत खाना। पर क्यों मौसी? ये तो प्रसाद है। पर ये तेरी होने वाली सास ने दिया है। ये खा लेगी तो हमेशा उसके वश में रहेगी। वैसे तुझे बाजी की आई कैसी लगी? अच्छी लगी। यही तो बात है काशी, तू बहुत भोली है। तूने अपनी होने वाली सास की बात सुनी तो समझी नहीं। तेरे मुंह पर तेरा मजाक उड़ा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली बहू नृत्य कला के साथ साथ गृह सजावट में भी इतनी कुशल है। तो क्या तुझे घर सजाने और नचाने ले जा रही है? क्या बोल रही थी? विवाह के बाद सब बदल जाएगा। तुम बाजी को जान जाओगी और बाजी तुम्हें समझ लेगा। तू बाजी को जान जाएगी, मतलब जान जाएगी कि बाजी कितना बदतमीज है। तुझे उसको सहने की आदत डालनी होगी और वो समझ लेगा। वो समझ लेगा कि तुझे कैसे दबा कर रखना है। तुझे सावधान रहना होगा काशी, वरना मायके की रानी ससुराल की नौकरानी। पर मौसी, बाजी की आई इतनी बुरी नहीं लग रही थी, प्रेम से बात कर रही थी। मुझे लगा ही था ये ऐसे नहीं मानेगी। हमने सुना है पूरे सतारा में सबसे तेज चलता है आपका घोड़ा और उससे ज्यादा तेज चलती है आपकी बुद्धि। तो बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो काटने से बड़ी हो जाती है? ये कैसा प्रश्न हुआ? वस्तु चाहे कोई भी हो, काटने पर छोटी ही होती। नहीं मल्हार, एक चीज है जो काटने से बड़ी होती है। तालाब। तालाब काटने से बड़ा होता है। अरे ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न था। अब इस कठिन प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक नारी के है दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक चले और एक बैठे, फिर भी दोनों संग। चक्की। यदि बाजी इसी तरह फटाफट उत्तर देता रहा तो हमारी योजना तो विफल हो जाएगी। कुछ करना होगा। इन्होंने तो आपकी बुद्धि की परीक्षा ले ली, आप भी तो उनकी बुद्धि की परीक्षा लीजिए। इन्हें भी तो पता चले आप हैं कौन। बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे मामा भी कहे मामा, बाप भी मामा कहते हैं, लड़का भी मामा कहता है और आई भी मामा कहती है। क्या हुआ? सोचिए सोचिए। हम आपकी तरह योद्धा नहीं है जो हर काम झट से कर ले।
और नारी को तो चोटी बनाने में भी एक पहर लग जाता है, तो इतने कठिन प्रश्न का उत्तर देने में समय तो लगेगा ही। इन्हें सोचने में तो बहुत समय लगेगा। इन्हें जलपान के लिए लेके जाओ, चलो जल्दी। चलिए चलिए। देवा रे देवा, देवा रे देवा, काशी काशी धरा बेटा। ये देख, वो पेड़ा खा के चूहा मर गया। काशी, ये बात किसी से कहना मत, वरना तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं। बाजी क्या है, ऐसा क्यों कर रही है? हम बात करके आते हैं। क्या कर रही है? ये बात किसी से नहीं कहनी है, बहुत बुरा हो जाएगा काशी। अरे हम बात करके आते ना। काशी, क्षमा कीजिए पेशवेन भाई, ऐसे अवसरों पर कन्याएं थोड़ी शरारती हो जाती है। शायद उन्हीं की कोई बात बाजी को बुरी लग गई और वो घर चला गया। हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं, हम आते हैं। अगर आज उसके कारण कोई गड़बड़ हुई ना तो बता देती हूँ, टांगे तोड़ दूंगी उसकी और काल कोठरी में बंद कर दूंगी उसको। चला चल। देखा ना तूने काशी, अपनी सास का असली रूप। लगता है उसे पता चल गया है कि तुझे वश में करने की उसकी चाल विफल हो गई है, इसलिए घर पहुंचते ही तेरी टांगे तोड़कर तुझे काल कोठरी में बंद करना चाहती है। काशी नहीं, रोएगी तो तेरी सास जान जाएगी कि तुझे सच पता चल गया। अपनी आई की सौगंध उठा कि तू कभी किसी को ये बात नहीं बताएगी कि वो पेड़ा खा के चूहा मर गया था, और मेरी कही हुई कोई भी बात तूने किसी को भी बताई तो तुझे कोड़ हो जाएगा, कोड़। तू सिर्फ साहस रख और चुपचाप हर विधि में बैठी रह, फिर मैं तुझे बताऊंगी ना कि इस विवाह से कैसे बचना है। चांद, चलिए अच्छा है, देर से ही सही पर आपकी बुद्धि चलती तो है। तू कहाँ था? मैं और मल्हार तो यही हैं, पर आई तू इतनी परेशान क्यों है? काई नहीं, पंडितों ने अपनी गणना कर ली है, सबको बुलाया जा रहा है। चला चला। अब बस विवाह के तिथि जल्दी ही हो। वाह बाजी, मैंने कहा था ना, विवाह चीज ही ऐसी है कि मन मचल ही जाता है। हर कोई चाहता है कि उसका विवाह जल्दी हो। मैं चाहता हूँ कि विवाह जल्दी हो, क्योंकि जितनी जल्दी ये सब कुछ समाप्त होगा उतनी जल्दी मैं अपने बाबा के साथ युद्ध पर जा सकूंगा। बाजी, हम यही आशा करते हैं कि काशी को डराने के लिए जो मेहनत की है वो काम आ जाए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्य सर्वदा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पंत हाथ पकड़ दे, संकल्प पूरी। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः, लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः, सूर्य नारायणभ्यो नमः। देख, तेरी सास कैसी कुटिल और क्रोधित है, पर जैसे ही देखेगी ना कि लोग उसे देख रहे हैं तो मुस्कुराने लगेगी। जीजाजी तो वचनबद्ध है, चाहे भी तो ये विवाह नहीं तोड़ सकते। यदि मैं तेरे स्थान पर होती ना तो स्वयं कुछ करती, ये विवाह तोड़ देती और अपनी सास का ऐसा अपमान करके भाग जाती कि वो स्वयं ये संबंध को तोड़ देती। हम जानते हैं काशी, तुम्हारे और बाजी के बीच शुरुआत गलत हुई है, पर तुम देखना विवाह के बाद सब बदल जाएगा। तुम बाजी को जानने लगोगी और बाजी भी तुम्हें समझने लगेगा। श्रीमंत या
काशी, उसकी मेरी आई से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? चलो भाऊ, घर चलते हैं। ऐसी लड़की से विवाह मत करना। महाराज जी, आपकी कन्या सौभाग्य की निशानी को ठोकर मारकर अंदर चली गई। यह बहुत बड़ा अपशकुन है। इसका इन दोनों के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्षमा कीजिए कृष्ण भट्ट जी, हम अभी जाकर उससे बात करते हैं। आपने उससे बात की थी ना, उसे मना भी लिया था। परिणाम क्या हुआ था? उसने विवाह के लिए इनकार कर दिया ना। उसके मन में बाजी की विरोध की गांठ तब से है, जब से उसने हमारा अपमान किया था। उसे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि उसके बाबा ने उसके लिए ऐसा वर चुना है जो उससे झगड़ा करता है और उसकी आई का अपमान करता है। वेद भी यही कहते हैं, यदि कोई विवाह कन्या की स्वीकृति के बिना हो तो वो राक्षस विवाह है। यदि कन्या की स्वीकृति नहीं तो यह विवाह वेद सम्मत नहीं होगा। और हम ऐसा विवाह नहीं करा सकते। पर यह विवाह शाहू जी महाराज की आज्ञा है और वेद ईश्वर की आज्ञा है बालाजी। राजा की इच्छा का ईश्वर की इच्छा के आगे कोई मूल नहीं होता। देखिए, काशी ने भले ही हमें ना स्वीकारा हो, हमने काशी को अपनी बेटी मान लिया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। उसने आपका सबके सामने अपमान किया। वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगी। आपको नहीं पता पेशविन भाई, वो बहुत हठी है। बाजी से अधिक तो नहीं ना। इन्होंने तूफान को काबू किया है, आंधी को भी काबू कर लेंगी। वही नहीं साहब, आप कृपा करके काशी से बात कीजिए। जीजा जी, मैं भी साथ में जाती हूँ। विवाह के बाद विदा होकर उसके साथ जाओगी? यदि ये विवाह हुआ तो बहनी साहब और काशी को पूरा जीवन भर साथ निभाना है। उन्हें आपस में बात करने दो, तुम यहीं खड़ी रहो। कहीं पेशविन मैंने काशी को मना लिया तो? अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए ताई। मरा हुआ चूहा दिखाकर मैंने काशी को इतना डरा दिया है कि अब पेशविन भाई कुछ भी कहे, काशी मानेगी नहीं। चिंता ना हो, छोड़ दो मुझे। मैं अभी उस काशी को अपने दूध के दांतों से काट कर आती हूँ। मेरी आई से ऐसे बात करने का उसका साथ भी कैसे हुआ? आज मुझे पहली बार काशी अच्छी लगी क्योंकि उसने विवाह के लिए मना कर दिया। राधा का कुआरे में इतना विलंब क्यों कर रही है?
आप कृपा करके काशी से बात कीजिए। चंदन भाऊ, छोड़ दो मुझे। मैं अभी उस काशी को अपने दूध के दांतों से काट कर आती हूँ। मेरी आई से ऐसे बात करने का उसका साहस भी कैसे हुआ? बाजी, तेरा तो विवाह युद्ध से कम नहीं है। आज मुझे पहली बार काशी अच्छी लगी क्योंकि उसने विवाह के लिए मना कर दिया। काश कोई ऐसा उपाय होता जिससे बिना इस विवाह के ही महाजी शाहू जी की आर्थिक सहायता कर पाते। राधा काकू आने में इतना विलंब क्यों कर रही हैं? आई जरूर काशी की वैसे ही पिटाई कर रही होगी जैसे भाव की करती है। जमुना भाऊ, छोड़ दो ना। तो काशी को काटेगी तो नहीं? नहीं। हम जानते हैं कुमुद, हमारी काशी कभी नहीं मानेगी। हमने जो भूल की है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। यदि भविष्य में ऐसा किया तो इस पाप के फल से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा काशी। बाबा, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। चलिए विधि आरंभ करते हैं। ओम गणानन्त्वा गणपति हवामहे, ओम निधिनन्त्वा निधिपति हवामहे, ओम गजाननातन्त हवामहे, ओम कपितजम्बूफलचारु हवामहे, ओम नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम्। सरकार, आपने ये किया कैसे? काशी, काशी मैं तुम्हें सताने नहीं आई हूँ, तुमसे बात करने आई हूँ। हमें मत छूइए। काशी, मुझे पता है तुम बाजी को पसंद नहीं करती, पर मैंने कहा था ना, विवाह के बाद सब बदल जाएगा। हमें पता है क्या बदलेगा। आप अभी हमसे मीठी मीठी बातें कर रही हैं। आपने अपने बच्चों से कहा था कि जब हम आपके घर पहुंचेंगे तो आप हमारी टांगें तोड़कर काल कोठरी में बंद कर देंगी। वो तुम्हारे लिए नहीं कहा था काशी,
वो तो मैंने बाजी के लिए कहा था। लड़के होते हैं इतने उद्दंड कि उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। तुम तुम्हारी जैसी प्यारी कन्या को तो मैं फूल की छड़ी से भी नहीं छूऊंगी। झूठ। अब हमें मारना चाहती है, इसीलिए अब मैं प्रसाद में क्या? कुछ नहीं। काशी, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? वो हम नहीं बता सकते। हमने सौगंध ली है, जिसे तोड़ने पर कोड़ होता है। अच्छा ठीक है, इकड़े बग। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने प्रसाद में कुछ मिलाया है तो ये प्रसाद मैं तुम्हारे सामने खाती हूँ। अगर इसमें कुछ है तो मैं और मेरा शिशु जीवित नहीं बचेंगे। हे बग, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ा समय लगता है। बर अभी भी कुछ नहीं हुआ? आपको तो सच में कुछ नहीं हुआ, परंतु ये संभव कैसे हो सकता है? इसे खाके तो चूहा मर गया था। चूहा? बरमला-सान, उस चूहे को तुमने स्वयं मरते हुए देखा था? देखा? मैं तुम्हें निश्चित रूप से कैसे कह सकती हूँ कि ये प्रसाद खाके चूहा मरा? ये पकड़ो। क्या किया आपने मौसी? ये तो हमारे सबसे प्रिय खिलौने थे। बघितलंस काशी? काशी, मेरा बाजी भी एकदम इस मिट्टी के खिलौने जैसा है। उसमें भी कमियां हैं, खराबियां हैं, पर कोई कमी, कोई खराबी थोड़े से प्रेम से, थोड़े से धैर्य से सही की जा सकती है। पर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे किसी का साथ चाहिए जो गुणवान हो, चतुर हो, सयाना हो। वो तो मैं। खरस के, वो तो तुम हो। तो बोलो, दोगी मेरा साथ? मैं तुम्हें वचन देती हूँ काशी, मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगी। ओम गणानन्त्वा गणपति हवामहे, ओम निधिनन्त्वा निधिपति हवामहे, ओम गजाननात्वन्त हवामहे, ओम कपितजम्बूफलचारु हवामहे, ओम नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम्।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोन्ही कुलदेवतेच्या साक्षीने हा साखरपुडा संपन्न झाला। दोन्ही परिवार एकमेकांना साखर भरवा। अब दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करवाइए। शुभम भवतु। अभिनंदन। आपका भी। लो भाऊ, वहिनी को खिलाओ। रहने दे चिमना, कहीं काट ना ले। यदि तुम हमें ऐसी कटखनी समझते हो तो हमें कुछ नहीं खाना है। अब आप हमारी होने वाली बहनी हैं और हम अपने भाऊ और बहनी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकते। एक दूसरे को खिलाने से प्रेम बढ़ता है। हानि भोजन कम होता है, इसीलिए मैं किसी को नहीं खिलाता हूँ, स्वयं ही खाता हूँ। बगा, आप बिना भी से गलत बातें मत सिखाइए। आप दोनों एक दूसरे को खिलाइए। हाँ भाऊ, देखो ना कितनी प्यारी बहनी है। अब लड़ना बंद करो। भरव ना। अरे भरवा, तुमने जो मेरी आई के साथ किया उसके लिए मेरी आई तुम्हें क्षमा कर सकती है, पर मैं नहीं। यदि तुमने दोबारा हमें डराने का प्रयास किया तो हम तुम्हारी शिकायत अपनी नहीं तुम्हारी आई से करेंगे और वो तुम्हारी टांगे तोड़कर काल कोठरी में बंद कर देंगी। मिठाई कितनी भी मीठी क्यों ना हो, कड़वे मन को कभी मीठा नहीं बना सकती। पर ये मिठाई नहीं, प्रसाद है। काय माहित, शायद ये कोई चमत्कार कर जाए और आपके मन में मेरे लिए जो कड़वाहट है वो समाप्त हो जाए, ताकि हमारे बच्चे अपना नया जीवन प्रेम से शुरू कर सके। क्या क्या गोटिया भाऊ, आज केवलन के रस्म में हर चीज मेरे भाव की पसंद की बनी है। कर लेने दो बेचारे बाजी को अपनी इच्छा पूरी, क्योंकि विवाह के बाद तो सब कुछ पत्नी की इच्छा का होता है। फिर तो जो काशी की पसंद वही बाजी की पसंद। नहीं, कुछ अच्छा सा भारी वाला दिखाइए। आ गई? ये कैसा है? अच्छा है ना? हाँ। काशी पे बहुत अच्छा लगेगा। और ये? आई, ये मैं ले लूं? नहीं गो, ये तेरे लिए नहीं है। सुनमुख की रस्म के बाद मैं ये काशी को दूंगी। आई, सुनमुख क्या होता है? सुनमुख मतलब? ये विवाह की बात की रस्म होती है जिसमें सास अपनी बहू और बेटे का चेहरा आईने में देखती है और फिर बहू के बाल बनाकर उन दोनों के बीच माँ बेटी के मधुर संबंध की शुरुआत करती हैं। बरोबर। आई, उसके लिए सब कुछ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगो? भगवान करे उसके बाल में इतने जुए हो कि कंघी फेरते ही सारे जुए टप से गिर जाए। पियू। और कोई उससे बात ना करे। अगं पियू, काहीतरी घाणेरडं बोलते। अब इसे क्या हुआ?
तो खुद जाके पूछ ले। काशी के खिलाफ तो तूने ही उसे भड़काया ना। लोगों को काशी के विरुद्ध भड़काने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम है आई। हो का आई, तो इन सब चीजों पे इतनी मुद्राएं क्यों खर्च कर रही है? इतने में तो 100 तलवारें आ जाएंगी। हो, तलवार से शत्रुओं की गर्दन काटी जा सकती है, पेशवा की नाक नहीं बचाई जा सकती। और मैं पेशविन बाई हूँ और हमारा परिवार सातारा का प्रथम परिवार है और हमारे परिवार के सम्मान को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। कल समाज में अपनी हैसियत और मान सम्मान की रक्षा सोना कर सकता है, लोहा नहीं। और तुझे इन सब के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोना किसी के सम्मान की रक्षा क्या करेगा आई? इसे तो स्वयं अपनी रक्षा के लिए लोहे की तिजोरी में बंद होना पड़ता है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? आज बेटी की भांगड़ी भरन है और आप रो रो के आंखें खराब कर लेंगे क्या? नहीं, काय करो कुमुद। अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब भी काशी को चूड़ियां बनाने के बारे में सोचते तो ये सोचकर हमारा हृदय कांप उठता है कि पता नहीं कब तक हमारी बच्ची के भाग्य में ये चूड़ी पहनना लिखा। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। काशी, ये क्या कर रही हो तुम? जब हमारी आई प्रसन्न ही नहीं है तो हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? हमें चूड़ियां पहननी ही नहीं है, हमें नहीं करने ही 16 श्रृंगार। काशी, काशी, सुहाग की जिन निशानियों का तुम अपमान कर रही हो उसे धारण करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये चूड़ियां, ये बिंदी, ये पायल, ये बिछुए, ये सब भगवान का आशीर्वाद होता है बेटा। और जो सुहागन इस आशीर्वाद का अपमान करती है उसका भाग्य उससे रूठ जाता है। उसके पति की जीवन रेखा मिट जाती है। उसे नहीं करे सवार, ये पाप होता है, ऐसा पाप जिससे बाजी के प्राण भी जा सकते हैं। तू चल मजबर। काशी, कुलदेवी से क्षमा मांग और प्रार्थना कर कि तुझे कभी सुहाग के चिन्ह उतारने न पड़े। आई, हम चूड़ियां उतारना नहीं चाहते थे, और जब आपकी आंख में आंसू देखे तो सब भूल गए। हमें पता है कि आप इस संबंध से प्रसन्न नहीं हैं। आपको लगता है कि हम उस घर में नहीं रह पाएंगे। आपको लगता है कि पेशविन भाई हमें सताएंगे, पर ऐसा नहीं है आई। मौसी, आपने जो चूहा मरा हुआ देखा था, संभव है वो पहले से ही मरा हुआ हो, क्योंकि पेशविन बाई ने हमारे सामने ही वो प्रसाद खाया था और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। वो बुरी औरत नहीं है आई।
हम ये विवाह होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी बेटी का जीवन बर्बाद होने से रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एक और मेरा बेटा है जिसे मातृभूमि के लिए मिटना मैंने स्वयं सिखाया, और एक और वो बेटी जिसे मैं वचन देके आई हूँ कि इस घर में उसकी हर इच्छा का मान रखा जाएगा। स्वराज के लिए लड़ना बाजी का कर्तव्य है, और एक सुखी गृहस्थी जीवन देखना काशी की कल्पना। समझ में नहीं आ रहा दोनों में से किसे चुनूं। बाबा, आप शाहू जी से युद्ध संबंधी मंत्रणा के लिए कब मिलने वाले हैं? कल। साहस तो पूरा था ही, अब आधी सेना भी जोड़ चुके हैं। महादेव ने चाहा तो वर्षा ऋतु समाप्त होने से पहले कई और सैन्य बल हमसे मिल जाएंगे। तो बाबा, कल मैं भी आपके साथ सातारा चलूंगा। तू कहीं नहीं जाएगा। पण काय? का म्हणजे? कल घर में ग्रहमक की रस्म है, और उससे पहले तुझे हल्दी लगेगी, और जब हल्दी लग जाए तो दूल्हा घर से सीधा मंडप जाता है और कहीं नहीं। कल तो मुझे हल्दी वल्दी नहीं लगवानी आई। अरे बाजी, विवाह करना है तो रूपवान तो बनना ही पड़ेगा, और रूपवान का रूप हल्दी से ही खिलता है। तुझे इतना ही शौक है रूपवान बनने का, तो तू अपने पेट पे हल्दी मल ले, उसके बाद इसका रूप खिल जाएगा। हल्दी तो लगवानी पड़ेगी बाजी, क्योंकि यही एक समय है जहां हल्दी पहले लगती है और चोट बाद में। हो रे बाजी, मल्हार अनुभव से बोल रहा है। आखिर इसका भी तो विवाह हुआ है। मल्हार हमेशा बाजी के साथ तीर तलवार में लगा रहता है। कभी कभी हमारे वैनी को भी तो समय दिया कर। मल्हार तो अपने पत्नी को भी अनुशासन में रखता होगा। पत्नी आगे बढ़, श्रृंगार कर, पीछे हट, भोजन रे, हो ना? भाऊ भी ऐसे ही करेंगे। आप सब लोगों को क्या हो गया है? लगता है आप सभी लोग भूल गए हैं कि ये विपत्ति काल है। संकट हमारे सर पर मंडरा रहा है। शत्रु हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं भूला बाजी, पर विपत्ति के भय से जीवन का उत्सव मनाना बंद नहीं किया जाता। बाबा, मैंने विवाह के लिए हाँ कहने से पहले ही कह दिया था कि ये विवाह स्वराज की लड़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, और अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, और आप लोग मुझे स्वराज की लड़ाई में भाग लेने से रोक रहे हैं। विवाह बंधन सही, पर मुझे बांध नहीं पाएगा। विवाह के 2 दिन बाद जब बाबा अपनी मुहिम के लिए कूच करने निकलेंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा, और तू अपना वादा पूरा करेगी। तू सुनिश्चित करेगी कि मुझे बाबा के साथ जाने से कोई नहीं रोके। बड़ा जेवत कर रही है तू। आओ हम अपने हाथों से खिलाते हैं। बस बाबा, मोहन नहीं खा सकते। खिला थोड़ा बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जीजा जी, हाँ मंडप निर्माण के बारे में बात करने के लिए कुछ कारीगर आए हैं। हाँ, हम मिलते हैं उनसे, अभी आते हैं बात करके। क्षमा कीजिए, अभी आए। काशी, तू चाहती है ना कि तेरे आई बाबा तेरे विवाह के बाद भी ऐसे ही प्रसन्न रहे? तो तुझे अपनी आई की सबसे बड़ी चिंता मिटानी होगी।
काशी, देवक, ये मीठे का भाग्य है कि उसके गिरते ही उस पर चींटियां आ जाती हैं और हम उसके भाग्य से लड़ते हैं। उस पर चींटियां आने से भी रोकते हैं, उसे खुले में रखकर चींटियों को आमंत्रण नहीं देते। हो ना? हो। ऐसे ही काशी, अल्पायु होना बाजी का भाग्य है, पर हम उसके भाग्य से बिना लड़े हार मान जाएं? नहीं, हमें उसके भाग्य से लड़ना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। बाजी का रणभूमि में जाना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देना। उसकी लंबी आयु के लिए तुझे उसे रणभूमि में जाने से रोकना होगा, शस्त्र उठाने से रोकना होगा, किसी भी संकट में पड़ने से रोकना होगा काशी। समझ ला। पर ये कैसे संभव है आई? बाजी एक योद्धा है, स्वराज का सेनानी है, वो रणभूमि से कैसे दूर रह सकता है? तलवार उठाए बिना जो युद्ध न करे वो स्वराज का सेनानी नहीं होता क्या? तेरे बाबा को ही देख ले, उन्होंने जो स्वराज की सेवा की है वो तो बड़े से बड़ा योद्धा भी नहीं कर सकता। यदि बाजी भी तेरे बाबा जैसा बन जाए तो कितना अच्छा होगा। और क्या, पेशवेन बाई ने तुझसे स्वयं कहा था कि बाजी को सुधारने के लिए उन्हें तेरी सहायता चाहिए। तू जो भी करेगी उससे बाजी पेशवेन बाई के पास रहेगा, तो वो भी प्रसन्न और तू भी प्रसन्न। हमें क्या करना होगा आई? क्रोध से शक्ति आधी हो जाती है और क्रोध के कारण खाना छोड़ देने से और भी आधी। तू अब तक सो ही नहीं आई? तेरे साथ 2.5 रात जागते जागते मेरी तो नींद ही खत्म हो गई है। अब तो नींद तब आएगी जब इस बात का विश्वास होगा कि काशी भी तेरा ख्याल रख पाएगी। फिर तो तू जागती ही रहेगी आई। वो बिगड़ी हुई और बदतमीज लड़की कभी किसी का ख्याल नहीं रख सकती। और तेरी तरह तो बिल्कुल नहीं। तुझे क्या लगता है बाजी, मैं हमेशा से ऐसी ही हूं? मैं भी कभी लड़की थी और कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, एकदम शरारती। बिल्लियों की पूंछ में धागा बांधने वाली, पड़ोसियों के बगीचे से आम चुराने वाली और अपनी सोती हुई बहनों की चोटियां एक दूसरे के साथ बांधने वाली। तुझे पता है तू और भीऊ इतने शरारती क्यों हैं? तुम दोनों मुझ पे गए हो। तेरे बाबा तो हमेशा पढ़ते रहते थे और जब हमारा विवाह हुआ तब हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, जैसे तुम और काशी अब लड़ रहे हो। ये देख, ये पता है क्या है? मैं ना एक दिन तेरे बाबा के पुस्तकों के बीच के 2 पन्ने फाड़कर उनकी नाव बनाकर उन्हें तैरा रही थी और जब वो आए तो डर के भाग गई और भागते भागते गिर गई। लेकिन मैंने उनकी आई को ये बताया कि तेरे बाबा ने मुझे धक्का दे दिया और फिर उसके बाद उन्हें इतनी डांट पड़ी है, इतनी डांट पड़ी है कि तू पूछ मत।
आई, आप दोनों इतना लड़ाई करते थे तो फिर इतना प्रेम कब हुआ? ये प्रेम बड़ी विचित्र चीज होती है बाजी। कब मन में घर बसा लेती है समझ में ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। जैसे बचपना समाप्त हुआ, एक दूसरे के लिए सम्मान आया, सम्मान के बाद मित्रता हुई, और सम्मान और मित्रता में प्रेम अपनी जड़ पकड़ ही लेता है। जो भी विवाह करता है उसके साथ ऐसा ही होता है आई। यदि काशी और मेरे बीच कभी प्रेम नहीं हुआ तो? भाई साहब, इस आशा और विश्वास के साथ ये पत्र लिख रहे हैं कि एक ना एक दिन ये आप तक अवश्य पहुंचेगा। यानी आपको पता चलेगा कि आपका पुत्र आपको भूला नहीं। आप हैं कौन? धना जी, धना जी आप जीवित हैं? होश आओ जी महाराज। हमको क्षमा करना महाराज, आपकी जीवन रक्षा के लिए हमको अपनी मृत्यु का खेल रचाना पड़ा। हमारी जीवन रक्षा पण किससे धना जी? ऐसा कौन है जो हमारी हत्या करना चाहता है? और यदि आप जीवित हैं तो चंद्रसेन ने किसकी हत्या की? ये सब क्या हो रहा है धना जी? नहीं महाराज,
चंद्रसेन तो हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। आपको बचाने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी। महाराज, जिस दिन आपका राज तिलक हुआ उस दिन कमरुद्दीन ने हमें महल के पीछे मिलने का संदेश भेजा था, और यहां तक कि उसको महल का गुप्त मार्ग भी मालूम है। और जब हमको ये जानकारी मिली तो हम समझ गए कि तभी संभव है जब महल के भीतर से कोई उनका साथ दे रहा हो। महाराज, कई बार झूठ को सामने लाने के लिए सत्य को मारना पड़ता है, और हमने वही किया। चंद्रसेन ने हमारी हत्या नहीं की। चंद्रसेन ने जिस शव को मुखाग्नि दी थी वो हमारे बहरूपे का शव था। अमी ने चंद्रसेन से कहा था कि उस बहरूपे के हाथ में अपनी अंगूठी रख देना ताकि बाजी की बाज दृष्टि उस पर पड़े, और वही हुआ महाराज। बाजी ने हमारी हत्या का आरोप चंद्रसेन पर लगाया, और चंद्रसेन ने हमारी मृत्यु के झूठ को सच साबित करने के लिए पितृ हत्या का पाप अपने सर पे लिया। महाराज, हम जानते थे जब मुगलों को लगेगा कि धानाजी अब जीवित नहीं है और बालाजी और बाजी के विवाह में व्यस्त हैं, तो वो सोचेंगे कि यही समय है आप पर हमला करने का। पर हम मराठा हैं महाराज, हम गुप्त रूप से आपकी सुरक्षा पर हर पल नजर बनाए हुए थे। धनाजी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने फिर एक बार हमारे प्राणों की रक्षा की। महाराज, अभी हमने हमला करने वालों को मारा है, लेकिन उन्हें भेजने वाले अभी भी जीवित हैं और अज्ञात हैं। और इस समय हम मात्र बालाजी और बाजी पर ही विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र वही हैं जिन्होंने हमारी मृत्यु का सत्य जानने का प्रयास किया था। महाराज, इससे पहले कि महल में छुपे मुगलों के गुप्तचर आप पर दोबारा हमला करने की कोशिश करें, हम बालाजी और बाजी के साथ मिलकर उनको ढूंढ निकालेंगे। महज जी के घर से बाजी के लिए पत्र आया है। ठीक है। चिमना, किसका पत्र है? आई, पत्र नहीं, प्रेम पत्र है। हाँ? किसने लिखा है? गोटे भाव ने। अरे जब भाव का पत्र है तो बहन ही नहीं लिखा होगा ना। आई, हमें भाव को देकर आते हैं। दे इकडे। दे। आइए भाव। ओम गण गणपते नमः। प्रणाम। हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं। आपकी पत्नी बनकर आपकी और आपकी आई की सेवा करने को भी तैयार है। वाह। पर हमारी एक शर्त है। विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे, और हमारे बाबा की तरह बिना शस्त्र उठाए स्वराज के सेनानी बनेंगे। ऐसा करने में हमारे बाबा आपका साथ देंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। यदि आप इस शर्त से सहमत हैं, तो ये विवाह होगा, अन्यथा आप विवाह को ना कह दीजिए। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या हुआ आई?
हम क्या करेंगे? नहीं माइती जिम्ना, एक और मेरा बेटा है जिसे मातृभूमि के लिए मिटना मैंने स्वयं सिखाया, और एक और वो बेटी जिससे मैं वचन देके आई हूँ कि इस घर में उसकी हर इच्छा का मान रखा जाएगा। स्वराज के लिए लड़ना बाजी का कर्तव्य है, और एक सुखी गृहस्थी जीवन देखना काशी की कल्पना। समझ में नहीं आ रहा दोनों में से किसे चुनो। अगर दोनों को मिलाया तो किसी एक का दिल टूट जाएगा, पर अगर नहीं मिलाया तो शायद पूरा भारत। बाजी का द्वार पे बारात लेके आना तेरी पहली जीत है। विवाह पति पत्नी के बीच का खेल है, और उस खेल की सबसे पहली बाजी तूने जीत ली है। बस बाजी को ऐसे ही विवाह के बाद भी काबू में रखना। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो सब हमसे कहते कि संतान को जन्म देने में बहुत पीड़ा होती, पर जब संतान स्वयं से दूर हो जाती तो कितनी पीड़ा होती है ये हमसे किसी ने नहीं बताया। माँ अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करती, पर जब वो किसी की बहू बन जाती तो माँ का प्रेम तो रहता है, पर ना उसे दिखाने का अवसर मिलता है, और ना ही उस पर कोई अधिकार रह जाता। कल तेरा विवाह है काशी, और तुझ पर हमसे ज्यादा किसी और का अधिकार होगा, हमारा नहीं। हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। कैसे ना रोए काशी? बेटी की विदाई में तो घर का आंगन तक रोने लगता है। ये तो तुझे आया है, कैसे नहीं रो? जी हमारी बात मानेगा या नहीं? काशी, यदि कल हमारे द्वार पर तुम्हारी बारात आई ना, और जब बाजी ने तेरी सारी शर्तें मंजूर कर ली,
विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। यदि आप इस शर्त से सहमत हैं, तो यह विवाह होगा, अन्यथा आप विवाह को ना कह दीजिए। आई, हल्दी मुझे लग रही है, तो तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? यदि काशी के आने के पहले ये हाल है, तो विवाह के बाद तू उसे अकेले कैसे संभालेगी? आने दे उसे, फिर मैं और वो मिलके तुझे ठीक करेंगे। कर लगा? ठीक तो उसे किया जाता है जो बिगड़ा होता है। अरे सीधे राव जी, आप कृपया नीचे बैठे रहिए। अभी आपको और सीधा करना है। आक्रमण! बापा, मैंने मेरे बेटे को रणभूमि में लाल रंग से नहाते हुए भी देखा है, और आज उसकी हल्दी पे पीले रंग में रंगते हुए भी देखा है। समझ में नहीं आ रहा इन दोनों रंगों में से कौन से रंग को मैं उसके लिए चुनना चाहती हूँ। पर दोनों रंगों में से एक रंग को चुनना जरूरी है क्या? बाजी के जीवन में दोनों रंग एक साथ क्यों नहीं रह सकते? महादेव रणभूमि में भैरव है, तो कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ भी है। जब स्वयं भगवान योद्धा और गृहस्थ दोनों बन सकते हैं, तो भक्त क्यों नहीं बन सकता? कहते हैं जन्म देने वाली माँ का अधिकार ईश्वर से पहले होता है। तो बस बाजी के जीवन का इतना बड़ा निर्णय मैं उसके भाग्य पर नहीं छोड़ूंगी। ये निर्णय मैं स्वयं लूंगी। मला क्षमा करा। आई, तूने ये क्या किया? इस दर्द के सामने काशी की पीड़ा बहुत बड़ी होगी चिमना। जब उसे ये पता चलेगा कि बाजी ने ये पत्र पढ़े बगैर ही उससे विवाह कर लिया। पढ़ाई? तूने वो पत्र भाऊ से छुपाया क्यों? मैंने काशी से बात की है। मैं उसका मन जानती हूँ चिमना। ये पत्र उसने नहीं लिखा, उससे लिखवाया गया है। इस पत्र में शब्द तो काशी के थे, पर आवाज उसकी आई और मौसी की, जो ना बाजी को पसंद करते हैं ना हमारे परिवार को। पर जब काशी यहाँ आएगी, अपनी आंखों से देखेगी, हमारे परिवार का स्नेह प्रेम देखेगी, तो वो समझ जाएगी कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया। चिमना, काशी को हमारे परिवार के रंग में रंगने के लिए मुझे तेरी सहायता चाहिए। करेगा ना?
कितनी बड़ी हो गई हमारी बच्ची। आओ, आशीर्वाद लो। हे गौरी माँ, हमें सौभाग्य, सुख और शांति दो, और उस बाजी को थोड़ी सद्बुद्धि, जिससे वो युद्ध छोड़ के हमारे बाबा जैसे बनने का प्रयास करे। बाजी, आज से तेरा पूरा जीवन बदलने वाला है। असं काहीच नाही होणार, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। सबको ऐसा ही लगता है बाजी, पर विवाह के पश्चात हर किसी को बदलना ही पड़ता है। विवाह चीज ही ऐसी है बाजी। भाऊ, एक बार सोच लो, ये अंतिम अवसर है। यदि आपने विवाह कर लिया ना, तो काशी गले पड़ जाएगी और आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। बाजी का द्वार पे बारात लेके आना तेरी पहली जीत है। विवाह पति पत्नी के बीच का खेल है और उस खेल की सबसे पहली बाजी तूने जीत ली है। बस बाजी को ऐसे ही विवाह के बाद भी काबू में रखना।
बाजीराव, वधू को मंगलसूत्र पहनाओ। इस सातवें फेरे के साथ ही तुम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में सदैव के लिए बंध गए हो। आज आपसे यहाँ एक पेशवीन बाई नहीं, एक माँ मिलने आई है। एक ऐसी माँ जिसका पुत्र अल्पायु है। आप दोनों चिंता मत कीजिए। मैंने काशी को अपनी बेटी माना है और मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी बेटी से भी अधिक प्रेम करूंगी इसे। बाजी और काशी दोनों में से किसी एक की प्रसन्नता को चुनना पड़े तो कैसे चुनेंगे आप? मुझे बाजी के लिए जो कुछ भी करना था मैंने कर लिया। बाजी की प्रसन्नता के आगे काशी की प्रसन्नता मेरे लिए बड़ी होगी। काळजी करू नका।
काशी, अपने दाएं पैर से चावल गिरा के अंदर आ जा। अगर ये कहा मेरे ये महान भाव और कहा ये ताड़का। मैं स्वयं सुनमुख देखने की सारी तैयारी करके गई थी चिमना। कंगी कहाँ है? तू यहाँ क्या अपने दूध के दांत दिखाकर हंस रही है? चल हमारे साथ वहनी का पंगा ढूंढने में हमारी सहायता कर। बाबा, अब तो मेरा विवाह हो गया है। अब तो मैं आपके साथ दरबार में चल सकता हूँ ना? बाजी, अभी मात्र विवाह हुआ है, विवाह के बाद की रस्में नहीं। जब तक हल्दी उतरवाने की रस्म नहीं हो जाती, तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। पर बाबा, आई अरे कंगी कहाँ गई? मैंने इसमें कंगी रखी थी चिमना। मैं स्वयं सुनमुख देखने की सारी तैयारी करके गई थी। कहाँ गई? क्या हो गया सरकार? बघाना, कंगी नहीं मिल रही। हमारे घर में कोई भी चीज सही समय पर नहीं मिलती। आई तो चिंता मत कर, हम ढूंढ के लाते हैं। जा लौकर। धैर्य रख काशी। याद है कुमुद मौसी ने क्या कहा था कि ससुराल में ऐसी छोटी मोटी चीजों से बहू के स्वभाव को परखते हैं। जरूर ये बाजी की शरारत है। विवाह के बाद सारे नियम लड़कियों के लिए तो होते हैं। अगर ये हमारे स्थान पर होता और हमने कंगा घुमा दिया होता तो इससे पता चलता। काशी की बच्ची डाल डाल कच्ची, ये कंगा अब किसी को नहीं मिलेगा। काशी सारा जीवन घूंघट में रहेगी। जब काशी 60 वर्ष की हो जाएगी तब मैं उसे ही कंगा दूंगी। भैया, तू यहाँ क्या अपने दूध के दांत दिखाकर हंस रही है? चल हमारे साथ वहनी का पंगा ढूंढने में हमारी सहायता कर। सच सच बोल, कहीं तूने ही तो नहीं? चिंता हो, मैं आपकी वहनी का कंगा क्यों लूंगी? ये तो क्या छुपा रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कौन? आई, कंगी मिल गई। मिल गई? कहाँ थे? वहीं जैसे थाल लाए थे, उठाते वक्त नीचे ही गिर गई होगी। बार
सुनिए बाजीराव जी, जब तक रस्म पूरी नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जा सकते। या बाजीराव या चल। सदा सौभाग्यवती। काशी, अब तुम सबको बाजीराव की पत्नी के रूप में अपना परिचय दो। पर जब सबको पता है कि हम कौन हैं, तो हम अपना परिचय क्यों दें? काशी, ये रस्म होती है, इसमें बहू अपने पति का नाम लेती है। कल तेरी सास तेरी परीक्षा ले रहे हैं। यदि ऐसे ही पति का नाम ले लिया तो सब कहेंगे कि तेरी आई ने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए। काशी, काशी के बिना घर आंगन बहुत सूना सूना लग रहा है ना? हमें भी किंतु आपको दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। 5 ही दिन है बस। 5 दिन में 5 परतावन के लिए काशी घर आने वाली है। हला माहित है, पर आप नहीं जानते ये 5 दिन एक लड़की के लिए कितने कठिन होते। ससुराल में पहला कदम रखते ही कदम कदम पर उसकी परीक्षा ली जाती। ससुराल वाले तो उसके अंदर खोट ढूंढने लगते हैं। एक पुरुष का संघर्ष बाहर से दिखता है, उसकी वीरता, उसकी दृढ़ता सबको नजर आती है। पर एक घर बनाने के लिए एक लड़की को कितनी बार टूटना पड़ता है, ये किसी को नजर नहीं आता। हे बघा, सांभाळा स्वतःला। हम जानते हैं आप इस समय दुखी हैं और हम चाहते हैं आप उन्हें एक कीमती उपहार दें, एक ऐसा उपहार जो उन्होंने कभी ना देखा। वो जब भी उसे देखेंगे ना, तो आपके बालाजी पर किए गए उपकार उन्हें हमेशा याद आएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप?
लड़की पराये घर में जाकर अपना सम्मान, अपना स्नेह कमाती है, खरीदती नहीं है। क्या हमारे संस्कार इतने कच्चे हैं कि उस घर में अपना स्थान बनाने के लिए हमारी बेटी को चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात इसका सहारा लेना होगा? संभालिए, संभालिए अपने आप को। हे गजानन, इतनी कठिन परीक्षा में हमारी बच्ची बिल्कुल अकेली है, उसकी मदद करना। नई दुल्हन तो बस शर्मा रही है। चलो सबको अपना परिचय दो, अपने पति का नाम बताओ। हर पायल आंगन में बजती, कहती हाँ जी ना जी, सबकी पायल गूंगी हो गई, मेरी पायल बाजी। वाह 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 वनी वाह। शाबाश काशी, कितनी चतुराई से अपने पति का नाम लिया। आओ, कुछ तो बोलो। एक चिरैया कड़वा बोले, एक बड़ी मितभाषी, मीठी वाली मथुरा जी की, कड़वी की नगरी काशी। बीयू, जाओ दे चिमना, अपनी वैनी को हमारा घर दिखा के ला। जा काशी। जब मेरी पायल बाजी, अभी घर आए एक भी दिन नहीं हुआ और अभी से मेरा नाम अपने पाँव की पायल के साथ लेने लगी। इतनी बरसात तो आसमान के सारे बादल भी नहीं करते हैं जितने ये काशी अकेले कर लेती है। इसे कहूंगा कि जाकर पीछे वाले सूखे कुएं पर रोए, कम से कम कुआं तो भर जाएगा। बीयू, बीयू उठ। बीयू तो यहाँ क्यों रो रही है? बहू, मुझे काशी अच्छी नहीं लगती है, उसे वापस भेज दो। पहले तू चुप हो जा। और ये है हमारा कक्ष। इतनी सारी पुस्तकें, ये कौन पढ़ता है? पूरे सासवड़ में
सबसे ज्यादा विद्वान तो मात्र श्रीमान चिमनाजी साहेब ही तो हो सकते हैं। आपकी सबसे प्रिय पुस्तक कौन सी है श्रीमान चिमनाजी साहेब? हम तो संसार की प्रत्येक रोग का उपचार बताने वाली सुश्रुत संहिता से लेकर आर्यभट्ट द्वारा रचे गणित के सूत्र तक सब कुछ पढ़ते हैं, पर आजकल हम आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इतनी सारी पुस्तकें, पर हमारे मन की तो एक भी नहीं। वहिनी, आपको ये पुस्तक अवश्य पसंद आएगी। हे बघा, पंचतंत्र, ये तो हमारी सबसे प्रिय पुस्तक है। हमारा भाई अभी शिशु है, फिर भी हम उसे पंचतंत्र की कथाएं पढ़कर सुनाते हैं। पता है, मगरमच्छ और बंदर की कथाएं सुनकर वो कैसे हंसता है। ठीक है, तो ये पुस्तक आप ही रख लीजिए, और यदि आपको कभी अपने छोटे भाई की याद आए तो ये कथाएं हमें पढ़कर सुना दीजिएगा। भाऊ, विपत्ति में भी कोई ना कोई अच्छी बात तो हो ही जाती है। अभी आपके विवाह के कारण कम से कम इतने सारे लड्डू तो मिले। एक बात बता भैया, तू काशी से इतनी नाराज क्यों? मैं उसे नफरत करती हूँ। मैंने आम चोर देखे, काम चोर देखे, अच्छे चोर देखे, कच्चे चोर देखे, आणि ये काशी तो, ये तो आई चोर है। हो भाऊ, मैंने सोती सुंदरी की कथा सुनी थी, पर ये काशी, ये तो रोती सुंदरी है। एक एक आंख से दो दो सिर आंसू गिराती है, सिर्फ मेरी आई का प्यार चुराने के लिए। उस दिन जब शाकरपुरा में रोई थी, तब आई ने उसे वचन दे दिया था कि वो उसे मुझसे भी ज्यादा प्रेम करेगी, और आज जब विदाई में रोई तब आई से ये वचन ले लिया कि वो मेरी प्रसन्नता से अधिक उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखेगी। भाऊ, आप ताड़ के वृक्ष जैसे सीधे हैं और वो जलेबी जैसी चालाक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको मुझसे, चिमना भाव से, बाबा से दूर कर देगी। अभी वो आई चोर है, इससे पहले भाव चोर बने, मैं उसे आई चोर से गई चोर बना दूंगी। उसे इतना सताऊंगी कि जब वो 5 परतावन के लिए अपने मायके जाएगी, फिर लौट कर नहीं आएगी। ऐसा तुम गलत समझ रही हो काशी। भीयू के कहने का यह अर्थ नहीं था। हम अपने मायके से अपने सामान के साथ साथ अपनी बुद्धि भी लाएं। हमें पता है भीयू की बातों का क्या अर्थ है। जब ये हमारी आरती कर रही थी, तब कैसे घूर घूर के देख रही थी। इसने हमें धक्का भी मारा था। क्यों नहीं देखूंगी? आप एक मतलबी और चालाक लड़की हो, जो मेरे भाव का जीवन बर्बाद करने आई है। भीयू, अपने शब्द वापस ले लो। शब्द को इमली का बीज है कि दिए ही आने वापस ले लिए। भीयू, हमने कहा अपने शब्द वापस ले लो, वरना क्या करोगी? फिर से रोगी? रोती सुंदरी? हम रोती सुंदरी नहीं है। तुम्हें रोने के अलावा कोई काम नहीं है। मेरे दूध के दांतों की शक्ति से तुम परिचित नहीं हो, और तुम मेन चाटे की शक्ति से परिचित नहीं हो। भीयू, छोड़! अरे छोड़ो! भीयू, मैं तुम्हें मारूंगी। मैं अपने दूध के दांतों से काट लूंगी। मैंने अपनी सयानी छोड़ दीजिए इसे। हम इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम छुप के क्षमा नहीं मांग लेती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बाजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट की बहन हूँ। ना मेरे भाव झुकते और ना ही मैं। तो हम कौन सा झुकते हैं? भीयू, महीने के बाद छोड़। चिमना, तू भीयू को क्यों डांट रहा है? भीयू तेरी बहन है, और महीने में मेरी बहन जैसी है। देखा भाऊ, ये आई चोर से भाव चोर बन गई। क्या हो रहा है सब? बस!
तुम लोग शायद भूल गए हो तुम किसकी संतान हो। क्या कहा था मैंने? पेशवा के परिवार को देश के सामने अच्छे आदर्श, अच्छे आचरण प्रस्तुत करने होते हैं। कहा था ना? ये आचरण प्रस्तुत करोगे संसार के सामने। आई वो चुप, एकदम चुप। आज ही विवाह हुआ ना तेरा, कल जाके संतान होगी, अपनी संतान को यही सिखाएगा, यही संस्कार देगा। विश्वास बसत नहीं माझा। सारे संस्कार, सारी मर्यादा भूल गए तुम। मुझे क्षमा कर दे आई। चिमना, बाजी, चले जाओ यहां से। मैंने काशी को अपनी बेटी माना है और मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी बेटी से भी अधिक प्रेम करूंगी इसे। ये भीऊ, भीऊ, तुम्हें कोई बुला रहा है। कौन? नींबू के अचार की आवाज है। आओ, मुझे चख लो भीऊ। परसों मैं बाबा के साथ कोल्हापुर जा रहा हूँ। आपको विवाह के बाद इतनी जल्दी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपकी 5 प्रतावन की रस्म भी बाकी है। चिमना, तेरी एक बात सही थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तेरी हर बात मान लूंगा। स्वराज की राह से तो मुझे मृत्यु नहीं हटा सकती, तो विवाह क्या हटाएगा। मैं जाऊंगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है।